वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आईआरपीडब्ल्यूएम का चैप्टर नंबर 2 रिवीजन सेशन चल रहा है। हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 आईआरपीडब्ल्यूएम का हमने लिया है। चैप्टर का नाम जैसे आप देख सकते हैं, ट्रैक स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पैरा 201, पैरा 201 आप देख लें। पैरा 201 के अंदर आप जैसे जानते हैं कि रेलवे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स बेस्ड ऑन स्पीड, है कि नहीं। स्पीड के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स हैं। तो पहले दोस्तों टोटल 6 ग्रुप हुआ करते थे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप ई रूट हुआ करता था। पहले ही ऐसा हुआ करता था। ठीक है, पहले टोटल 6 ग्रुप थे, ए बी सी डी, डी स्पेशल एंड ई। तो अब रेलवे बोर्ड ने जो है डी स्पेशल और ई को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। डी स्पेशल और ई कोई रूट नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास 4 रूट है, ए बी सी डी। तो ग्रुप ए कोई चेंज नहीं है, अप टू 160 kmph, स्पीड्स अप टू 160 kmph। ग्रुप बी अप टू 130 kmph। ग्रुप सी में दोस्तों ध्यान रखना, ग्रुप सी में लोगों के ध्यान में रहता है सबर्बन सेक्शन। सबर्बन सेक्शन जो है, जो सिटीज मेट्रो सिटीज वगैरह है, वहां पर जो लोकल ट्रेन वगैरह चलती है ना, डेली कम्यूटर्स के लिए, सिटी से आने जाने के लिए, है कि नहीं, उसको सबअर्बन सेक्शन कहते हैं। अर्बन शहरी, सब अर्बन, अर्बन और सबअर्बन दोनों आपस को जोड़ने वाले, है कि नहीं, उनको जोड़ने वाले। तो हमारे दिमाग में होता है सबअर्बन सेक्शन। सिर्फ सबअर्बन सेक्शन नहीं है, सबअर्बन सेक्शन तो आप देखेंगे देश के कई ऐसे लाइक सिटीज होंगे जहां पर सबअर्बन सर्विसेज हैं। सबको ग्रुप सी में नहीं लिया है। यहाँ पे दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। तो सबअर्बन सेक्शंस भी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मान के चलो अगर किसी ने कहा कि पुणे, तो पुणे में भी सबअर्बन है, पुणे की बात नहीं हो रही। हैदराबाद नहीं, ऐसा नहीं, यानी स्पेसिफिकली कहा है कि सिर्फ 4 जगह की जो सबअर्बन सेक्शन है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको ही ग्रुप सी में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डी। ग्रुप डी क्या है, 110 kmph, स्पीड्स अप टू 110 kmph। पहले जीएमटी के आधार पे डी स्पेशल, डी और डी स्पेशल में कुछ उन्होंने जीएमटी का आधार लिया था, ग्रुप ई के लिए भी कुछ स्पीड बैंड लिया था, वो सब खत्म हो गया। अब अप टू 110 kmph ग्रुप डी, अप टू 130 ग्रुप बी, अप टू 160 ग्रुप ए, और ग्रुप सी में सबअर्बन सेक्शंस ऑफ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, ये हो गया आपका पैरा 201। पैरा 202, पैरा 202 अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा ना ग्रुप ए या ग्रुप बी, तो यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, देखा गौर से देखें, स्पीड्स अबो 110 kmph एंड अप टू 130 kmph, यानी कि ग्रुप डी के ऊपर अप टू 130 kmph। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये कौन सा रूट होगा, ये ग्रुप बी रूट हो सकता है। कौन सा रूट हो सकता है, इसको मैनुअल ने तो नहीं ऐसा मेंशन किया, लेकिन जो इसमें मेंशन किया उसके हिसाब से ग्रुप बी रूट का दिख रहा है हमें ये। दूसरा, यहाँ पर एक और रूट है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, स्पीड अबव 130 एंड अप टू 160। तो क्या है अप टू 160, क्या होता है, दैट इज नथिंग बट माय ए रूट। ठीक है ना, तो बी और ए रूट भी कहा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रैक स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो दोस्तों, ये पैरा 202 में से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पैरा 202 से बहुत ज्यादा हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग आए जरा फटाफट देख लेते हैं एक बार, है कि नहीं। तो ट्रैक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं हम लोग, ट्रैक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो ये इन्होंने पूरा लिया, स्पीड्स बियॉन्ड 110 kmph फॉर पैसेंजर कैरिंग ट्रेन ऑन बीजी रूट इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो रेलों के बारे में देखो, जहां पे सिमिलरिटी है वहां पे फोकस नहीं करेंगे हम लोग, जहां पे डिफरेंस है हम वहां पे ध्यान देंगे। ठीक है, रेलों रेलों के बारे में अगर देखा जाए तो रेल दोनों में 60 kg 90 यूटीएस की रेल होगी। मिनिमम रेल सेक्शन 60 kg का होगा और 90 यूटीएस का होगा। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 90 यूटीएस और 60 kg की हो। 72 यूटीएस की नहीं चलेगी, 52 kg की नहीं चलेगी। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी की हमने अगर बात की, अगर हमने स्लीपर स्लीपर और स्लीपर डेंसिटी दो चीजें यहाँ पे, स्लीपर कौन सा, पीएससी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, दोनों जगह पे वही है, दोनों प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर ही होंगे। ग्रुप बी रूट में क्या कहा है, स्लीपर डेंसिटी 1660 होगी। ग्रुप ए में उन्होंने थोड़ा सा एस्ट्रिक मार्क किया है, 1660 स्लीपर डेंसिटी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक नोट दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा, वाइडर एंड हेवियर पीएससी स्लीपर शैल बी यूज्ड ड्यूरिंग रिन्यूअल।
आप लोग देखे जानते होंगे आज की तारीख में अगर ग्रुप ए रूट में हम लोग अगर जिनके पास भी ग्रुप ए रूट होगा, तो जो आपकी पहले कन्वेंशनल स्लीपर आया करती थी आरटी 2496, अब वो प्रचलन में नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे रूट पर डाली जा सकती है, लेकिन जहाँ पर ग्रुप ए रूट है, वहाँ पर अभी हमारे पास आरटी 8527, आरटी 8746 इस प्रकार की स्लीपरें आ रही है। वाइडर एंड हेवियर स्लीपर, जो आपका क्रॉस सेक्शन कन्वेंशनल आपकी आरटी 2496 स्लीपर जो 60 केजी की रेल के लिए बनती है, उससे उसका क्रॉस सेक्शन हेवी है। आप अगर देखेंगे तो उसका फुट विड्थ भी ज्यादा है, डेप्थ भी ज्यादा है, ओवरऑल वेट भी ज्यादा है। एक कंपैरिजन के लिए अगर मैं बताऊं तो करीबन 280 285 के आसपास अगर आपका आरटी 2496 स्लीपर का वजन होता है, तो वही ये वाइडर बेस स्लीपर जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो वजन होता है ये करीब 332 किलो के आसपास तक होता है। एक एक स्लीपर बहुत हेवी होती है, इसकी विड्थ भी ज्यादा है, तो ओवर हैंग पोर्शन जरा कम होता है, तो स्लीपर डेंसिटी 1660 है, लेकिन ओवर हैंग कम होता है, तो जो है ट्रैक रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो क्या कहा है, ग्रुप ए रूट के अंदर, ग्रुप ए रूट के अंदर पीएससी स्लीपर ही हो, लेकिन जहां तक हो सके 1660 में, जहां तक हो सके वाइडर एंड हेवियर पीएससी स्लीपर इस्तेमाल करें। स्लीपर डेंसिटी रिमेनिंग सेम। स्लीपरों के बारे में कहा, अब ये नहीं कहा कि आपकी एग्जिस्टिंग ट्रैक है तो उसमें जो स्लीपर है निकाल के अभी आप वाइडर डाल देना, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, जब भी आप रिन्यूअल करें, आपका सीटीआर हो रहा है, टीएसआर हो रहा है, उस टाइम पे आप क्या करें, अब आप आरटी 2496 स्लीपर नहीं डालेंगे, अब आप 8746 8527 ये जो स्लीपर आई है ना, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बी और ए में ये एक जरा डिफरेंस है, जरा ध्यान दें आप लोग। फिर बाद में अब आगे बात करेंगे हम लोग बलास्ट कुशन के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट बलास्ट कुशन, तो ग्रुप बी रूट में टोटल कुशन 300 का है, जिसमें से बेयर मिनिमम क्लीन क्लीन बलास्ट कुशन आपका कितना हो, 150 का हो। लेकिन वही ए रूट में क्या कहा है, टोटल 350 चाहिए, क्लीन 150 ही चाहिए बेयर मिनिमम, लेकिन ओवरऑल कुशन जो है बी में आपको 300 चाहिए और ए में आपको 350 चाहिए, 350। ओके, टर्नआउट्स की अगर बात करेंगे तो टर्नआउट में जो स्विच है, दोनों ही में कहा है कि थिक वेब स्विच आजकल आ रही है ना, थिक वेब स्विच टीडब्ल्यूएस जिसको आमतौर पर हम कहते हैं, जितने भी टर्नआउट ग्रुप ए ग्रुप बी रूट सब जगह थिक वेब स्विचें होंगी। क्रॉसिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉसिंग ग्रुप बी रूट में तो सीएमएस क्रॉसिंग का है, लेकिन ए में क्या कहा है, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग आप जानते होंगे, उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, तो जहां पे आपके लैंडिंग जॉइंट पे, जहां पे सीएमएस क्रॉसिंग पे आप लाके बोल्ट वगैरह बांधते हैं और वहां पर आप जॉइंट वगैरह बनाते हैं, है कि नहीं, तो वो सब चीजें वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा लेंथ रेल की होगी, यानी वो क्रॉसिंग का पोर्शन छोड़ के थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा और वहां जाके आप उसको वेल्ड कर सकेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है बीच का जो पार्ट सीएमएस का होता है वो क्रॉसिंग का वैसे ही होगा, लेकिन एंड के पार्ट जो है ना, आपकी जो रेल की जो मेटलर्जी है, आपकी जो साधारण रेल होती है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती मेटलर्जी की रेल हुआ करती है, वो आप वेल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमको मशीन जॉइंट बनाना है, यानी कि गैपलेस जॉइंट बनाना है, जहां पर भी जॉइंट होता है वहां पर फटके लगते हैं तो वहां डैमेज होता है, तो हमको यहाँ पर जॉइंट देना नहीं है, इसलिए हमने वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग लगाना है ग्रुप ए रूट में। एसईजे इम्प्रूव टाइप एसईजे दोनों जगह लगेगी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ब्रिज स्लीपर की अगर हमने बात की, ब्रिज स्लीपर की अगर बात की, तो क्या कहा, या तो एच बीम स्लीपर या कॉम्पोजिट स्लीपर, ब्रिज स्लीपर में कॉम्पोजिट स्लीपर या एच बीम स्लीपर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, कॉम्पोजिट स्लीपर या एच बीम स्लीपर इस्तेमाल करेंगे। लेवल क्रॉसिंग के बारे में अगर बात की तो बी ग्रुप बी रूट में तो कह दिया है कि भाई इंटरलॉक टाइप की लेवल क्रॉसिंग होगी, नॉन इंटरलॉक नहीं चलेगी, लेवल क्रॉसिंग इंटरलॉक हो। और ग्रुप ए में क्या कहा, ग्रुप ए में कहा कि नो लेवल क्रॉसिंग, ग्रुप ए में फेज्ड मैनर में सारी की सारी लेवल क्रॉसिंग निकाल देनी है, जितनी भी लेवल क्रॉसिंग्स होगी उसको प्लान करके आरओबी आरयूबी से रिप्लेस किया जाएगा और सारी लेवल क्रॉसिंग बंद कर देना। ग्रुप ए रूट में वी डू नॉट डिजायर एनी लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, फिर बाद में फेंसिंग के बारे में कहा, फेंसिंग ऑल अलोंग द ट्रैक, ये भी भारतीय रेलवे में नहीं हो पाया है, इसके ऊपर भी चल रही है मेहनत। फ्यूचर में हो सकता है कि सब जगह पे फुली तरह ये फेंसिंग हो जाएगी, तो ट्रेस पासिंग नहीं होगी, कैटल रन ओवर केसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें नहीं होगी ना, स्पीड भी हैम्पर होती है, सेफ्टी भी स्टेक पर होती है। कर्व्स के बारे में अभी बात हो रही है, कर्व्स के बारे में दोनों जगह कॉमन दिया है, ऑल द कर्व शैल बी सुटेबली रियलाइन एंड प्रॉपर ट्रांजिशन लेंथ शैल बी प्रोवाइडेड। देखिए सिंपल बात है, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम गाड़ियों की स्पीड बढ़ाएंगे तो जहां पर भी हमारी यहाँ गोलाई रहेगी
वहां पर क्या होगा, कैंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप कैंट ज्यादा देंगे तो आपकी ट्रांजिशन लेंथ बढ़ेगी, तो रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ऑल द कर्व शैल बी सुटेबली रीअलाइन, all the curves shall be suitably realigned and proper transition length shall be provided. मैक्सिमम कैन किसी जमाने में आपको याद होगा कि 165 का हुआ करता था, अब कितना है मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिसिबल कैंट ऑफ 185, 185 mm, 165 अब नहीं रहा। मैक्सिमम परमिसिबल कैंट ऑफ 185 mm कैन बी प्रोवाइडेड इन द सेक्शन सो दैट स्पीड पोटेंशियल ऑन कर्व इज फुली एक्सप्लॉइटेड। क्या मतलब हुआ इसका, कि जहां पर मुमकिन होगा वहां पर आवश्यकता अगर है स्पीड के हिसाब से, तो पूरा मैक्सिमम परमिसिबल कैन 185 mm प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि उसका जो है स्पीड पोटेंशियल पूरी तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप सभी जानते हैं कि इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हुआ करती हैं, इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हुआ करती हैं। However, this shall be subjected to the consideration of maximum can't access for the slowest moving train, ठीक है ना। अब देखिए हमारे भारतीय रेलवे में दोस्तों मिक्स ट्रैफिक का कल्चर है, क्या है, मिक्स्ड ट्रैफिक का कल्चर है हमारी भारतीय रेलवे में। भले हम लोग यहाँ पर बात अगर कर रहे हैं कि रूट की, तो हम कह रहे हैं कि ग्रुप बी रूट और ग्रुप ए रूट, लेकिन अगर मेरा ग्रुप ए रूट होगा तो भी इसके अंदर कभी गुड्स ट्रेन जाएगी तो क्या वो 160 पर जाएगी, नहीं, उसके लिए अलग से रूट नहीं है। अभी हमारे यहाँ डीएफसीसी वगैरह के कुछ रूट्स हो गए हैं जो गुड्स के लिए सेपरेट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे सेक्शन में अलग अलग गाड़ियां चलती है, अलग अलग स्पीड की। कोई गाड़ियां जो है 160 kmph के लिए भी है, तो कोई 100 110 पे चल रही है, कोई सबर्बन है, तो कोई गुड्स ट्रेन है 50 60 70 पे भी चलती है। तो होता क्या है दोस्तों, मैंने अगर ग्रुप ए रूट कहा, ग्रुप ए रूट मैंने कहा, इसका मतलब क्या है कि भाई 160 kmph के हिसाब से हमने डिजाइन कर दिया। अब हमने 160 के हिसाब से डिजाइन कर दिया, उसके हिसाब से हमने कैंट दे दिया। अब क्या होगा, एक गुड्स ट्रेन जा रही, मान के चलो 70 kmph की स्पीड पे जा रही है, तो 70 की स्पीड के लिए कैंट की रिक्वायरमेंट कम होगी, 70 की स्पीड पे कैंट की रिक्वायरमेंट कम होगी, बजाय 160 के या 120 के, वट एवर, है कि नहीं, हायर साइड में नहीं जाते, 120 भी पकड़ लिया मैंने स्पीड गाड़ी की, 120 और 70 दोनों में फर्क है, तो 120 को कैंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और 170 के लिए कैंट रिक्वायरमेंट कम होगी। तो अगर मैंने उसके हिसाब से दे दिया, जो मैक्सिमम फास्टेस्ट ट्रेन जो होगी सेक्शन की उसके हिसाब से, तो जो स्लोएस्ट ट्रेन होगी उसको एक्सेस हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमारे मैनुअल में लिमिट्स दी है, इससे ज्यादा कैंट एक्सेस ना हो। इनर रेल पे लोड पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि इनर रेल पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो क्या हो जाता है कि डिरेलमेंट के भी चांसेस हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा एक्सेस रहेगा, तो इसके लिए इसको बैलेंस करना है। यहाँ उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, दिस विल रिक्वायर सर्वे ऑफ ईच कर्व इंक्लूडिंग द फिक्स इंस्टॉलेशन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, this will require survey of each curve including the fixed installation and thereafter realignment should be undertaken keeping all the constraints in view। अब देखिए हमने कह दिया कि भाई ठीक है स्पीड बढ़ा दिया हमने रूट का, तो रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व करना है, ठीक है, रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व आप जितना करोगे वैसा वैसा आपका कर्व थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। समझ रहे मेरी बात, यानी कि ये इस प्रकार से समझो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान के चलो पहले का कर्व यहाँ था, ठीक है, मैं भी ट्रांजिशन नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। पहले का कर्व यहाँ था, अब हमने स्पीड बढ़ा दी, कैंट ज्यादा लगेगा, अब मेरा कर्व अंदर को शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे जैसा स्पीड बढ़ाएंगे कैंट ज्यादा दोगे आप, क्या है ये कर्व इट विल शिफ्ट इनसाइड, ये इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि पहले, हो सकता है कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन का ना, वो सब होंगे, तो ये नहीं आ पाएगा या करीब हो जाएगा, अगर नहीं बिल्कुल इसमें भी नहीं आता तो इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये सब चीजें हो सकती है। इसलिए कहा however this shall be subject to consideration of maximum cant access for the slowest moving train, this will require survey of each curve including the fixed installation and thereafter realignment should be undertaken keeping all the constraints in view, है ना, परमानेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, कहाँ पे एरिया अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये सब सोच सोच के करना है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, क्या कहा, विथ अ कैन डेफिशिएंसी ऑफ 150 mm द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन 1.3 डिग्री कर्व वर्क्स आउट टू बी 160 kmph। दोनों को मैं अलग अलग कलर से मार्क करता हूँ। क्या कहा उन्होंने, अगर कैन डेफिशिएंसी हमने 150 mm रखा, तो 1.3 डिग्री कर्व पे गाड़ी की स्पीड कितनी हो सकती है, कैन डेफिशिएंसी 150 से 160 kmph, और 2.2 डिग्री कर्व अगर हैगा तो वो 130 kmph तक जा सकती है फॉर करस्पॉन्डिंग 1
85 mm कैंट, ठीक है ना, और जिसके अंदर गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या ली गई है, 65 kmph ली गई है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये रिक्वायरमेंट है हमारे ट्रैक स्ट्रक्चर की ग्रुप बी और ग्रुप ए रूट की, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज दिया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, नोट इन केस ट्रैक स्ट्रक्चर डज नॉट फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट, रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन बाय रेलवे बोर्ड वुड बी रेफर्ड। अगर ये ट्रैक स्ट्रक्चर ही कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो रेलवे बोर्ड के यानी जो गाइडलाइंस होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, केस टू केस बेसिस पे डील करना पड़ेगा, ठीक है, या उसके लिए जहां पे जैसा बताएंगे उस तरीके से वील हैव टू डील विद। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेल एंड रेल फास्टनिंग्स, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा चीजें नहीं, आप स्टैंडर्ड रेल सेक्शन वगैरह के बारे में जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछते नहीं है क्योंकि लेकिन समटाइम्स समटाइम्स गूगली के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, है कि नहीं। पैरा 203 क्या है हमारा, स्टैंडर्ड सेक्शन ऑफ रेल्स, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो ध्यान में रखने की है, वो ये है कि कौन सा ड्राइंग नंबर, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लैट बॉटम रेल IRS T12। देखिए कई टाइप की रेलें हुआ करती थी हिस्ट्री में, अगर भारतीय रेलवे की हम लोग जाएंगे तो हमारे पास पहले कौन सी रेल थी, बुल हेडेड रेल थी, फिर बुल हेडेड रेल थी, और फिर बाद में डबल हेडेड रेल, बाद में बुल हेडेड रेल, उसके बाद में फ्लैट फुटेड रेल, बाद में फ्लैट फुटेड रेल। तो फ्लैट फुटेड रेल सेल्फ सपोर्टिंग है और वर्सटाइल थ्रू आउट द वर्ल्ड आज की तारीख में चल रही, तो भारतीय रेलवे में भी हम लोग फ्लैट फुटेड रेल बोले या फ्लैट बॉटम रेल बोले एक ही बात है, वो यूज करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस कौन सा क्या स्पेसिफिकेशन हमारी रेलों के लिए, तो IRS T12, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन T12। On Indian Railways, flat-footed rails of 60 kg per meter, 52 kg per meter are being used predominantly। 60 और 52 आज की तारीख में प्रचलन में है, ठीक है। अब उनके क्रॉस सेक्शंस वगैरह दिखाए जा रहे हैं आपको, क्रॉस सेक्शंस आप जरा देख ले, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करूंगा, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 52 kg की रेल है, 52 kg पर मीटर की रेल, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखिए आपका हेड विथ 67 है 52 kg का, डेप्थ कितना है, टॉप फ्लैंज यानी ये जो रेल का हेड जिसको बोलते हैं हम लोग कच्चा पक्का में, 51 mm। ओवरऑल रेल की हाइट, रेल की अगर बात करेंगे हाइट की हम लोग, इफ वी टॉक अबाउट हाइट ऑफ रेल, तो ये देखें आप यहाँ पर कितनी है, दैट इज 156 mm ना, रेल टेबल यानी टॉप से लेके फुट तक 156 mm, 156 mm हुआ करती है, ठीक है। बॉटम वेट 136 mm, ये बेसिक है, और वेब थिकनेस 15.5। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, ये डायमेंशंस जो है ना, ये हमको पता होनी चाहिए। 52 kg में टॉप विथ 67 और डेप्थ 51, ओवरऑल डेप्थ 156 mm, वेब थिकनेस 15.5 एंड फुट विथ 136 mm। और इसके अलावा और दो चीजें याद रखने की होती है, वो ये है कि क्रॉस सेक्शन एंड वेट, क्रॉस सेक्शन एंड वेट। तो 52 kg की रेल हमने कहा, इसका मतलब क्या है, 52 kg एक आम भाषा में बात करने के लिए आसान है, लेकिन एक्चुअल इसका वेट क्या होता है पर मीटर, इट इज 51.89, 51.89 किलोग्राम्स पर मीटर। एक मीटर की रेल अगर आपने काटी 52 kg की रेल, तो उसका एग्जैक्ट वेट 51.89 आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है 66.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, 66.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। देन कम 60 kg रेल, 60 kg में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, 52 kg में की जो मेरी रेल है IRS रेल है, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन। ऐसी हमारी भारतीय रेलवे में किसी जमाने में 60 kg की IRS रेल थी, लेकिन हमने जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपनाया, तो अभी 60 kg IRS रेल ना होके हमारे पास 60 kg UIC रेल है। व्हाट इज UIC, व्हाट इज UIC? तो UIC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। UIC क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज, क्या है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज। UIC क्या है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवेज, ठीक है, ये जरा ध्यान रखना, ओके। तो 60 kg UIC रेल हमने कहा, बराबर। तो ये हमारे यानी कंफर्मिंग टू इंटरनेशनल रेलवेज। इससे क्या होता है, हमने कोई रेल बनाई, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कहीं की, कोई रेल से कंट्री से हमको लेना है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन करना या कुछ भी चीजें है, व्हीकल्स वगैरह जो होंगी, यानी
उसके हिसाब से हम लोग कंफर्म में रहेगा। तो क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसी रेल आपकी होगी वैसी गाड़ियों का व्हील का जो प्रोफाइल वगैरह भी ऐसी होता है। तो यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे को हमने अडॉप्ट किया है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव मॉडिफाइड आवर रेल। तो इसके अंदर अगर बात करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ देखें टॉप विड्थ इसकी 74.3 है, डेप्थ यहाँ पर भी 51 ही है हेड की, ये जो हेड है इसकी डेप्थ यहाँ पर भी उतनी ही है। ओवरऑल हाइट वहां 156 था, यहाँ 172 है। बॉटम वेट 136 था, यहाँ 150 है। एंड वेब थिकनेस वहां कितना था आपका 15.5 52 केजी में, ये हो गया 16.5 mm। बहुत बेसिक चीज है दोस्तों ना, अक्सर लोगों को याद भी होगी है, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। तो 60 केजी यूआईसी रेल, क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लें आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप देख लें। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर जो है दैट इज 76.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेट 60 केजी हम कहते हैं, एग्जैक्ट कितना है 60.34 केजी पर मीटर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, 60.34 केजी पर मीटर एक्चुअल में होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक और रेल आई है, अब हमारे पास एक और रेल आई है, ये यहाँ पे ये नोट नीचे जो है ना, इसको जरा पढ़ लेंगे हम तो हमको समझ में आ जाएगा। फॉर 60 केजी पर मीटर रेल the UIC profile has been changed to 60 even profile. Now what is this? Let us discuss this. ये exactly क्या है, आजकल आप लोग देख रहे भी होंगे हमारे पास ऐसी रेलें आ रही है। और 60 kg per meter rail the UIC profile has been changed to 60 even profile, हमने मॉडिफाई किया इसके अंदर। जिसके अंदर क्या हुआ क्या है, which is accurately dimensioned, which is accurately dimensioned profile developed from the previous less accurately dimensioned profile of UIC 60। इस प्रोफाइल में क्या क्या है, क्या फर्क कहाँ है, ये ध्यान रखें। इन दिस प्रोफाइल देयर इज अ माइनर वेरिएशन इन द प्रोफाइल ऑफ रेल हेड टॉप। कहाँ वेरिएशन है, रेल हेड टॉप, जो रेल का ऊपरी हिस्सा है ना, हेड जहां पर गाड़ी चलती है, व्हील को रिसीव करती है, वहां थोड़ा सा डायमेंशन में फर्क है। इन दिस प्रोफाइल देयर इज अ माइनर वेरिएशन इन द प्रोफाइल ऑफ रेल हेड टॉप एज कंपेयर टू द यूआईसी 60 प्रोफाइल। और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन द डायमेंशंस ऑफ रेल फ्लैंज एंड वेब इंक्लूडिंग द फिशिंग प्लेन। सब कुछ सेम है, हेड प्रोफाइल में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो फर्क क्या है वो भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। यहाँ देखिए आप कंपैरिजन के लिए, यहाँ पर ओवरऑल विड्थ कितनी थी 74, हेड विड्थ कितनी है 74.3 थी। यहाँ पर 74.3 ना होके इट इज सिंपली 72, सिंपली 72 है, थोड़ा सा विड्थ कम हो गई है। अब विड्थ कम हो गई तो इसका फर्क कहां पर आएगा, इसका फर्क क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया 76.86 स्क्वायर सेंटीमीटर था 60 केजी यूआईसी में, तो यहाँ नॉमिनल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। 76.86 की जगह 76.70 स्क्वायर सेंटीमीटर, 76.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद में मास पर मीटर वजन वहां 60.34 था ना, पीछे कितना था 60.34 था, बराबर 60.34 था। यहाँ पर आप देखें इट वॉज 60.34, प्रोफाइल हेड का थोड़ा सा कम हुआ तो वेट इसका चेंज होगा एंड इट बिकेम 60.21 केजी पर मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ गए, यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस के दिए दिया है, बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो IRS T12 स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर हमको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में आते हैं हम लोग बात करेंगे तो ब्रांड मार्क यानी रोलिंग मार्क जिसको हम लोग कहते हैं, इसको थोड़ा मैं सरसरी तौर पे जाऊंगा, बहुत बेसिक है ये। ब्रांड मार्क जिसको हम लोग मार्किंग ऑफ रेल्स में हम लोग इसको रोलिंग मार्क भी कहते हैं फील्ड की भाषा में। ब्रांड मार्क्स आर रोल्ड इन रिलीफ ऑन वन साइड ऑफ द वेब ऑफ ईच रेल, हर रेल के एक तरफ वेब के ये मार्क होता है ब्रांड मार्क, जिसको हम लोग रोलिंग मार्क आमतौर पर कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो ABCDEF इतनी चीजें होती है। पहला है रेल सेक्शन कौन सा है भाई, 52 का है कि 60 का है, क्या ग्रेड की है भाई 90 UTS की 72 UTS की है, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया उसकी कुछ निशानी हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, कौन से महीने कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन प्रोसेस है या इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, और रोलिंग डायरेक्शन क्या है। बेसिकली जब रेल बनाई जाती है ना, तो एक मेटल का एक सॉलिड बार हुआ करता है, उसको जगह जगह से रोल करते 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 आकार देने के बाद वो ना आपको जो शेप दिखता है ना, इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोलिंग मार्क। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा रेलों के ऊपर, तो रेल सेक्शन जैसा रेल सेक्शन 60 केजी है तो 60 लिखा रहेगा, ग्रेड 880 होता है,
880 यानी कि 90 यूटीएस। ये जो भी वैल्यू रहेगी डिवाइड बाय 9.81 कर दिया तो आपको मिल जाएगा कौन से ग्रेड की है। 880 डिवाइड बाय 9.81 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 90 के आसपास वैल्यू आएगी। इसी तरीके से 710 डिवाइड बाय 9.81 आप करोगे तो आपको 72 आएगा ना, समथिंग लाइक दैट। बाकी बाकी चीजें तो इजी है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेल्स में। तो आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ रेल्स इन द फील्ड। तो अपने कैसा क्लासिफाई किया गया है, पहला है प्राइम क्वालिटी रेल और दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज रेल। प्राइम क्वालिटी रेल और इंडस्ट्रियल यूज रेल, प्राइम क्वालिटी रेल एंड इंडस्ट्रियल यूज रेल को शॉर्ट फॉर्म में आईयू रेल भी हम लोग कहते हैं। तो क्या कहा, दीज रेल्स आर, प्राइम क्वालिटी रेल की बात करें, दीज रेल्स आर सुटेबल फॉर, दीज रेल्स आर सुटेबल फॉर यूज इन रनिंग ट्रैक एट ऑल लोकेशंस, यानी हर जगह पे ये सुटेबल है। ठीक है, और इसके अंदर भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइम क्वालिटी में, क्लास ए एंड क्लास बी। सिंपल है दोस्तों, किस आधार पर है ये, बेस्ड ऑन टॉलरेंस इन एंड स्ट्रेटनेस, यानी कि जो रेल फैक्ट्री में बनती है उसका टॉलरेंस चेक करेंगे, यानी परफेक्शन जो थ्योरेटिकल डायमेंशन से कितना मिलता जुलता डायमेंशन है कि नहीं। आइडियली स्पीकिंग परफेक्ट वही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो उसके लिए क्या टॉलरेंस है, तो प्राइम क्वालिटी रेल जितनी भी रनिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक यानी कि जहां पर आपकी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ये इस प्रकार की गाड़ी है जिसको रनिंग ट्रैक हम कहते हैं, तो वहां पर इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ओके, आर क्लासिफाइड एज क्लास ए एंड क्लास बी बेस्ड ऑन एंड स्ट्रेटनेस में टॉलरेंस, यानी कि रेल कितनी आपकी स्ट्रेट है उसके आधार पे। ठीक है, ठीक है। तो प्राइम क्वालिटी रेल में हमने बात किया कि भाई रनिंग ट्रैक जितने भी है सब जगह प्राइम क्वालिटी रेल यूज होती है। क्लास है और क्लास बी में ये क्लासिफाई होती है बेस्ड ऑन एंड टॉलरेंसेस। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है, हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेटनेस, हॉरिजॉन्टली यानी लैटरली और वर्टिकली अप स्वीप डाउन स्वीप। तो इधर पे एक चीज देख लीजिए, डाउन स्वीप बिल्कुल यानी नीचे की तरफ झुकी हुई एक भी रेल हमको चलती नहीं है, डाउन स्वीप हमें नहीं चलेगी, यानी हॉगिंग टाइप की। ठीक है, अप स्वीप में यहाँ पर डिविएशन वर्टिकल अप स्वीप में 0.4 है क्लास ए में, और क्लास बी में डिविएशन 0.5 mm तक है। ये 2 मीटर की स्ट्रेट एज पर है पट्टी पर, और ये 1.5 मीटर पर है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, तो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। ओके, इसको मैं स्किप करता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिविएशन भी 0.5 mm यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर आपका 0.7 चलेगा। ओके, इतनी चीजें हैं। अब हम लोग आईयू रेल में जाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज रेल में। ठीक है, देर इज नो डिविएशन इन केमिकल कंपोजिशन। देखिए ये चीज ध्यान रखिए, कोई अलग रेल नहीं है। आईयू रेल यानी इंडस्ट्रियल यूज रेल कोई नई रेल नहीं है। देर इज नो डिविएशन इन केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन इंडस्ट्रियल यूज रेल फ्रॉम दैट ऑफ प्राइम क्वालिटी रेल। फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, किस चीज का फर्क है, टॉलरेंसेस का। द डिविएशन एग्जिस्ट ओनली इन टॉलरेंसेस, डिविएशन किस में है, सिर्फ टॉलरेंसेस में है। यानी जो ज्यादा एक्यूरेट है टॉलरेंस, जिसकी टाइट टॉलरेंस है वो आपकी प्राइम क्वालिटी रेल है, थोड़ा सा लूज टॉलरेंस है वो आपकी क्या है, इंडस्ट्रियल यूज रेलों में आ जाती है। और कोई फर्क नहीं है, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन सब कुछ सेम है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर टॉलरेंसेस में थोड़ा फर्क है तो इनके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है, दीज रेल्स कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल साइडिंग्स विद अ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50 kmph। तो आईयू रेल अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इंडस्ट्रियल साइडिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी क्या है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50 kmph, 50 kmph की स्पीड रेस्ट्रिक्शन पर। आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, अब उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमने कलर कोडिंग की। तो आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्लू पेंट ऑन एंड फेस ऑफ फ्लैंज एंड बोथ साइड्स ऑफ फ्लैंज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम एंड फेस। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपकी रेल होगी, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक रेल बनाता हूँ, अगर समझो ये मेरी आईयू रेल है, ये क्या है, मेरी आईयू रेल है, तो क्या कहा, इसका क्रॉस सेक्शन तो मैंने यहाँ नहीं बनाया खैर, तो भी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, एंड फेस से 500 mm तक दोनों तरफ फ्लैंज के पेंट किया जाएगा ना। आईयू रेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्लूप्रिंट एंड एंड फेस ऑफ फ्लैंज एंड बोथ साइड्स ऑफ फ्लैंज। ठीक है, एंड फेस पे और बोथ साइड्स ऑफ फ्लैंज इसको हम लोग को कलर करना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा पक्का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और क्या होगा, द लेटर आईयू, ये लेटर आईयू भी मेंशन होगा। द लेटर आईयू एज द केस मे बी इन 15 mm साइज शैल बी स्टैम्प्ड ऑन बोथ एंड फेसेस ऑफ रेल्स
इन एडिशन टू कलर मार्किंग, यानी कि किसी को भी पहचानने के लिए तो आपने कलर तो मारा ही है, साथ ही साथ में पंचिंग किया जाएगा भाई 15 mm साइज की फॉन्ट में IU ये एम्बॉस किया जाएगा, पंच किया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं ये तो आपकी IU रेल है, प्राइम क्वालिटी रेल नहीं है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, कलर कोड के बारे में बात करेंगे। देखिए एनेक्स्चर मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, IRS T12 ये एनेक्स्चर आपको दिखा देते हैं, एनेक्स्चर 2/1। देखिए दोस्तों एनेक्स्चर 2/1 यहाँ पर है, ये एनेक्स्चर 2/1 यहाँ साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये IU रेल के फ्लैंज में नीचे के हिस्से में, वेब में मैंने कलर कर दिया था गलती से, इट शुड बी पेंटेड ऑन फ्लैंज में ना, नीचे के हिस्से में IU में कलर करना है। अब देखिए इनके जो अलग अलग साइजेस है रेल के ना, 13 मीटर, 12 मीटर, 11 मीटर, 10 मीटर की, इसके हिसाब से उसको यहाँ पे कलर किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये इसको आप देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी कोई चीज नहीं है कि मेन जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स ऑफ रेल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। येलो और कहाँ पर करते हैं, ग्रीन कहाँ पर करते हैं, ब्लू किस केस में करते हैं, ये ना एंड फेस पे हम लोग कलर करते हैं ना, इसके आधार पे। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर जो वेब में पेंट दिख रहा है आपको, ये वेब में देखो यहाँ सारे के सारे कोई भी केस है सब जगह पे येलो दिख रहा है, यहाँ देखिए सब में ब्लू दिखाई दे रहा है, यहाँ सब में व्हाइट है और यहाँ सब में ग्रीन है। तो ये बेसिकली आपके रेल के साइज के हिसाब से, 13 मीटर की रेल है तो एंड में पीला कलर होगा, चाहे कोई भी ग्रेड की रेल हो। 12 मीटर की होगी तो ये ब्लू कलर है, 11 मीटर की तो व्हाइट, 10 मीटर की है तो ग्रीन कलर उन्होंने कर रखा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल्स आर देन अकॉर्डिंगली दे आर बीन पेंटेड, ठीक है। और अलग अलग ग्रेड है रेल की, 880 यानी 90 यूटीएस, और ये 108 एचएच यानी कि हेड हार्डन रेल हो गई, जैसे क्लास ए रेल आपकी हो गई। हाँ, और फिर अलग अलग टाइप की IU रेल, अलग अलग टाइप की रेल्स हैं, अकॉर्डिंगली इसको उन्होंने मार्क किया हुआ है। ओके, अभी मैं आपको ये नीचे कुछ कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड दिया ना मैंने आपको, वो भी बताना था ना, ये भी देख लीजिए आप। देखिए कॉमन लेंथ वाइज कलर कोड, नो पेंट ऑन गेज और नॉन गेज फेस इंडिकेट्स क्लास बी रेल। गेज नॉन गेज फेस पे अगर कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब क्लास बी रेल है। येलो कलर का मतलब क्या है, 13 के मल्टीपल्स में होंगी रेल, 13, 26, 130, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, 1-1 मीटर कम है, ये जो भी वैल्यूज इससे कम, ब्लू, व्हाइट, ये मैंने भी आपको बताया था ना। ओके, और फिर यहाँ पर क्या कहा, ये सारा के सारा किसके लिए, दिस कलर कोड इज फॉर न्यू रेल्स, सेकेंड हैंड रेल के लिए नहीं है। सेकेंड हैंड रेलों के लिए हमारा पैरा 722 है, वहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो वी कैन गो थ्रू दैट। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप परमिसिबल वेरिएशन इन डायमेंशंस ऑफ रेल, ठीक है। तो प्राइम क्वालिटी रेल और IU रेल में यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, ठीक है नहीं। क्या है, ओवरऑल हाइट प्राइम क्वालिटी रेल +0.8 -0.4, जैसे कि मैंने कहा 60 kg की रेल, हाइट उसकी 172 होती है, तो 172 +0.8 या 172 -0.4, इस प्रकार से वही चलेगा। IU में थोड़ा सा ज्यादा है, +2 -1। इसी तरह से हेड विड्थ मेजर्ड 14 mm बिलो रेल टॉप, यहाँ +-0.5, यहाँ पे +-2 mm है। तो यहाँ पर फ्लैंज विड्थ सेक्शन लेस देन 60 kg +-1, और यहाँ पर 60 kg एंड अबव 1.2 से -1, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है वेब का थिकनेस, उसके लिए भी टॉलरेंस, ठीक है। ये हो गया। आगे क्या है, रेल्स लोडेड इन वन वैगन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद अदर रेल्स फॉर डिस्पैच। देखिए जहां पर आपकी जो स्टील प्लांट वगैरह होती है, जहां से रेलें वगैरह आपकी आती है, ठीक है, जहां से रेलें वगैरह हमारी आती है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, अभी हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ना अलग अलग टाइप की रेल। तो क्या कहा, यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की रेल एक वैगन में डिस्पैच नहीं की जाएगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। In order to avoid confusion, तो rails loaded in one wagon should not be mixed with other rails for dispatch. They should be dispatched separately. ठीक है, फिर longer rails के लिए क्या कहा, as per IRS T12, the standard length of rail is 13 मीटर और 26 मीटर। IRS T12 के हिसाब से रेल की स्टैंडर्ड लंबाई, एग्जाम में पूछता कभी कि भाई स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल क्या है ब्रॉड गेज में आमतौर पे, तो इट इज 13 मीटर और 26 मीटर। लेकिन मैन्युफैक्चरर में सप्लाई लॉन्गर रेल्स 65, 130, 260 मीटर एज रिक्वायर्ड बाय परचेसर। स्टैंडर्ड लेंथ आपकी नहीं है 130, 260, 13 या 26 ही स्टैंडर्ड लेंथ कहलाएगी।
अभी बात करेंगे हम अभी आगे रेकमेंडेड रेल सेक्शन की, हम बात करेंगे रेकमेंडेड रेल सेक्शन की। ठीक है, तो अभी देखिए ये जरा ध्यान रखें, रेकमेंडेड रेल सेक्शंस, मेन लाइन, मेन लाइन और लूप लाइन, इस प्रकार से इन्होंने इसको सेपरेट किया है। पहला है मेन लाइन और दूसरा क्या है आपका लूप लाइन। तो मेन लाइन में क्या कहा कि फॉर ट्रैक रिन्यूअल्स, डबलिंग, न्यू लाइंस एंड गेज कन्वर्जन, इसमें क्या यूज करेंगे 60 kg पर मीटर रेल विद मिनिमम 90 यूटीज, यानी 60 kg 90 यूटीज यूज करना है। जहां पर भी आप रिन्यूअल का काम करेंगे, डबलिंग करेंगे, नए काम करेंगे, सब जगह। ठीक है, फिर बाद में क्या कहा, आगे क्या कहा, ऐसी कोई जगह होगी जहां पर ट्रैफिक बहुत लाइट है, जहां बहुत लाइट ट्रैफिक है, जैसे कहा फॉर गेज कन्वर्जन वर्क्स एंड न्यू लाइन वर्क्स, जहां बहुत थिन ट्रैफिक है, फॉर गेज कन्वर्जन वर्क्स एंड न्यू लाइन वर्क्स हैविंग प्रोजेक्टेड ट्रैफिक लेस देन 5 जीएमटी, 5 जीएमटी से अगर कम ट्रैफिक है, यानी लाइन तो बिछाना है, गाड़ियां ज्यादा आती जाती नहीं है, जीएमटी सिर्फ 5 जीएमटी या उससे कम है, तो वहां पर अगर अवेलेबल होगी तो इजाजत दी गई है कि आप 60 kg सेकेंड हैंड रेल्स इफ अवेलेबल विथ रेलवेज कैन बी यूज। तो क्या करेंगे 60 kg पर मीटर सेकेंड हैंड रेल को आप इस्तेमाल करेंगे फॉर डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर प्रोजेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ लाइंस। ठीक है, उसके आधार पर तय किया जाएगा। ये हो गया आपका मेन लाइन में रेलों के बारे में। फिर बाद में लूप लाइन की बात हो रही है। अगली बात क्या हो रही है हमारी लूप लाइनों के बारे में। तो लूप लाइनों के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे रखा है। तो क्या कहा लूप लाइनों के बारे में, रिन्यूअल ऑफ पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप इज टू बी डन विद न्यू 60 kg रेल। भले लूप लाइन है लेकिन कैसी है, पैसेंजर रनिंग लूप है, रिन्यूअल ऑफ पैसेंजर रनिंग लूप लाइन, यानी पैसेंजर ट्रेन चलती है उसकी लूप लाइन है, होती है ना हमारी थ्रू लाइन के बाजू में अप लूप डाउन लूप होता है ना, तो उनका रिन्यूअल कर रहे हैं। तो क्या कहा, रिन्यूअल ऑफ पैसेंजर रनिंग लूप एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप इज टू बी डन विद न्यू 60 kg रेल, वहां पर 60 kg की नई रेल ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर और कोई कैटेगरी की लूप है तो उसके लिए उन्होंने इजाजत दी है, रिन्यूअल और लेइंग ऑफ अदर लूप लाइंस इज टू बी डन विद 60 kg और 52 kg सेकेंड हैंड रेल्स। और जो आपकी दूसरी रेलें होंगी, दूसरे कोई लूप्स होंगे, यानी कि पैसेंजर रनिंग लूप के अलावा जो दूसरे लूप होंगे वहां पर आप 60 kg या 52 kg की सेकेंड हैंड रेलों से रिन्यूअल कर सकते हैं। फिर बाद में अगर आपको आवश्यकता है कि नहीं हम नई रेलों से बनाए, तो क्या कहा, न्यू रेल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दीज रिन्यूअल्स विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। यानी कि अगर आपको लूप लाइन में, अदर लूप लाइन, पैसेंजर रनिंग लूप में तो 60 kg की नई रेल यूज करने कह दिया, लेकिन अगर आपकी दूसरी कोई लूप है अदर देन पैसेंजर रनिंग लूप और आप चाहते हैं कि नहीं नई रेलों से हम इसको रिन्यूअल करें, इसमें प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन लगेगा और प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर पीसी सर का अप्रूवल लगेगा कि क्यों आप नई रेल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये दो कैटेगरी हो गई, मेन लाइन के बारे में बात हो गई, लूप लाइन के बारे में। अब तीसरी है हमारी साइडिंग्स, प्राइवेट एंड अदर साइडिंग्स, प्राइवेट एंड अदर साइडिंग्स। तो यहां पर क्या कहा, साइडिंग्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम डीएफसी और फीडर रूट्स, साइडिंग्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम डीएफसी और अदर रूट्स। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है, साइडिंग्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और फीडर रूट्स टू डीएफसी और 20 टन एक्सल लोड। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये क्या है, ये समझ में आया आपको। यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगी जो, वहां से कोई साइडिंग निकल रही है या उसके कोई फीडर रूट से, और वो जा रही भी है किसी डीएफसी रूट में या कोई 25 टन एक्सल लोड रूट पे जा रहे हैं, तो वहां पर आप 60 kg की रेल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है और किसी साइडिंग में स्पीड अप टू 50 kmph है, ठीक है, यानी डीएफसी रूट नहीं है, फीडर रूट नहीं है, 25 टन एक्सल लोड नहीं है, लेकिन तो दूसरी कोई साइडिंग है और स्पीड वहां पे रेस्ट्रिक्टेड अप टू 50 kmph है, उस केस में आप 52 की सेकेंड हैंड रेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 52 kg की आईयू रेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीड अप टू 50 kmph। क्योंकि आपने देखा ना अभी आईयू रेल जब हमने पढ़ा, वहां पर आपने देखा कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन क्या दिया था उन्होंने आईयू रेल के लिए, अप टू 50 kmph, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और अगर कोई ऐसी साइडिंग है
कोई ऐसी साइडिंग है जिसमें परमिसिबल स्पीड 52 kmph से 50 kmph से ज्यादा है, कोई ऐसी साइडिंग है जिसकी स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, वहां पर भी आप 60 kg की रेल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये अब हमने जो पैरा 201 से लेके 205, 201 202 तो आपने ये पढ़ लिया, आपका रूट क्लासिफिकेशन और हाई स्पीड रूट के बारे में। 203 204 205 ये हमने रेल के बारे में पढ़ा दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेल फास्टनिंग्स के बारे में। पैरा 206 क्या हमारा रेल फास्टनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमारी हो रही है यहाँ पे फिश प्लेट्स की, बात हो रही है फिश प्लेट्स की। तो देखिए यहाँ पर, देखिए फिश प्लेट्स आर यूज्ड टू जॉइन एंड्स ऑफ रेल यूजिंग फिश बोल्ट्स एंड अदर फिटिंग सच एज वॉशर्स। ये तो ठीक है, आप जानते हैं फिश प्लेट क्या होती है, दो रेलों को जोड़ने के काम आती है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, फिश प्लेट्स होती है, कुछ बोल्ट्स होती है, फिटिंग वॉशर्स वगैरह होते हैं, तो आप उसको टाइट करते हैं। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है आरडीएसओ की, ड्राइंग नंबर क्या है, आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन IRS T1। IRS T1 इज फॉर रेल फास्टनिंग्स, किसके लिए है, रेल फास्टनिंग्स के लिए है। ओके, फिर अगला है हमारा जॉगल्ड फिश प्लेट्स। जॉगल्ड फिश प्लेट वेल्ड में लगता है, तो जॉगल्ड फिश प्लेट्स विथ क्लैम्स और विथ फार एंड बोल्ट्स आर यूज्ड एट वेल्डेड जॉइंट्स। वेल्डेड जॉइंट पे आप क्या यूज करेंगे, फिश प्लेट यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेल्ड की कॉलर की थिकनेस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो आपको क्या लगेगा, साधारण फिश प्लेट ना लगा के आप जॉगल फिश प्लेट लगाएंगे। जॉगल फिश प्लेट्स with clamps or with far and bolts are used at welded joints or at rail fracture locations. Joggle fish plates shall comply with RDSO specification IRS T1, यानी उसी के अंदर आ गया ना, IRS T1 के अंदर ही रेल फास्टनिंग में जॉगल फिश प्लेट के बारे में भी बात होती है। अब आता है तीसरा कैटेगरी, दैट इज कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। व्हाट इज कॉम्बिनेशन फिश प्लेट, जहां पर दो अलग अलग रेल सेक्शंस आके जुड़ते हैं। मान के चलो कि कोई सेक्शन था जहां पर 52 kg पर मीटर की रेल थी, अब हम रिन्यूअल करते जा रहे हैं, अब हमने 60 kg की रेलें लगा दी, तो कोई तो जगह ऐसी होगी ना, देखिए आप समझे मेरी बात को, ये एक सेक्शन है, यहाँ पूरा 52 kg की रेल है, अब हमने रिन्यूअल करना शुरू किया, एक तरफ से शुरू किया रिन्यूअल करना, अब 60 kg की लगा रहे हैं, तो जहां तक भी मैं काम करूंगा कहीं ना कहीं जाके तो दोनों का जोड़ आएगा ना, कहीं ना कहीं तो आएगा जोड़। तो ये 60 kg हो गया, ये 52 kg हो गया, तो इनको कैसे जोड़ा जाए, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वी मेक यूज ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट्स। वी मेक यूज ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट। अ सेट ऑफ 4 कॉम्बिनेशन फिश प्लेट्स इज यूज at joints of two different rail sections. A set of 4 combination fish plates is to be used at joints of टू डिफरेंट रेल सेक्शन। यानी कि बेसिकली क्या है, आपको गेज फेज मैच करना है, रेल का हेड मैच करना है, तो उसके आधार पर यहाँ पे उन्होंने उसको जो 4 फिश प्लेट यानी कि सेट का नाम दे दिया है। 4 फिश प्लेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आर मार्क्ड IR। व्हाट इज मीन बाय IR, इनसाइड राइट, यानी कि राइट साइड में अंदर तरफ से लगेगा, OR आउटसाइड राइट, IL इनसाइड लेफ्ट, OL आउटसाइड लेफ्ट, अपार्ट फ्रॉम द ड्राइंग नंबर। कॉम्बिनेशन फिश प्लेट अगेन उसके लिए IRS T1 है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या है, ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको गेज फेज और रेल हेड मैच करना है, अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, तो जो जो IR जो है ना, IR और IL की गेज फेज साइड के हो जाते हैं, अंदर तरफ के होते हैं, और दोनों बाहर वाले जो होते हैं, जो भी डिफरेंसेस वगैरह हाइट वगैरह का होता है, थिकनेस, जो वो बाहर तरफ चला जाता है, आउटसाइड राइट आउटसाइड लेफ्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एंश्योर्ड। कॉम्बिनेशन फिश प्लेट यूज करें तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ऑन आइदर साइड ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट्स फुल लेंथ ऑफ रेल शुड बी यूज्ड। यानी कि जहां पर भी आप कॉम्बिनेशन फिश प्लेट्स लगाते तो फुल रेल लेंथ लगानी है। व्हाट इज मीन बाय फुल लेंथ, यानी आप रेल क्लोजर नहीं लगाएंगे भाई, 5 मीटर का टुकड़ा, 6 मीटर का टुकड़ा, 8 मीटर का टुकड़ा, पूरी रेल होगी। ऑन आइदर साइड ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट फुल लेंथ ऑफ रेल शुड बी यूज्ड। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन रेल्स prepared by welding two rail sections as per standard drawing should preferably be used in place of combination fish plate। कुछ कॉम्बिनेशन रेल्स भी हैं, एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग्स भी अवेलेबल है मार्केट में। यानी समझे क्या, फिश प्लेट यानी कि एक जॉइंट आपने तैयार किया, दो रेलों को जोड़ा, उसकी जगह पे एक ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रेल। कॉम्बिनेशन रेल यानी कि वो फैक्ट्री से ही एक 52 kg की रेल है,
और मान के चलो दूसरी 60 kg की रेल है कि नहीं, तो प्रॉपरली फैक्ट्री वेल्डेड रेल आती है कि नहीं, यानी दे आर वेल्डेड हियर समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे उनका वेल्डिंग हुआ होगा समवेयर लाइक यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग हुआ होगा। तो क्या कहा है कि जहां तक हो सके तो आप क्या करें, आप कॉम्बिनेशन रेल को इस्तेमाल करें, ना कि कॉम्बिनेशन फिश प्लेट को। कॉम्बिनेशन रेल्स प्रिपेयर्ड बाय वेल्डिंग टू रेल सेक्शन एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग शुड प्रेफरेबली बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने दोस्तों एनेक्स्चर दिया है, एनेक्स्चर 2/4A एंड 2/4B। ठीक है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ 2/4A एनेक्स्चर 2/4 अभी आपको दिखेगा स्क्रीन पर। लेट मी शो यू, सी दिस इज एनेक्स्चर 2/4A। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, ये फील्ड में काम करने के टाइम पे फील्ड इंजीनियर के गाइडेंस के लिए काम आती है। लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड ट्रैक फिटिंग्स फॉर द गाइडेंस ऑफ फील्ड इंजीनियर्स। कितने टाइप की फिश प्लेट्स हमारी होती है तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि नहीं। ये देखो, ये ड्राइंग नंबर्स और ये ड्राइंग नंबर और उनका जो डिस्क्रिप्शन, फिश प्लेट्स के टाइप्स हो गए। फिर अगला आप जाएंगे यहाँ पे तो जॉगल फिश प्लेट कितने टाइप की होती है, फिर कॉम्बिनेशन फिश प्लेट कितने टाइप की, फिर इसके आगे स्लीपरों के बारे में भी है, सबके बारे में है ना, वो भी हमने पढ़ा नहीं है, वो सारी चीजें आ जाएगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट 2/4 भी आपकी ERC वगैरह के बारे में, रबर पैड के बारे में, यानी इस प्रकार से SEJ हो गया आपका, रबर पैड हो गया, लाइनर्स हो गए, सब चीजों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ओके, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इसको देख लिया, तो थोड़ा सा एक गाइडलाइंस आप वहां से देख सकते हैं। देन कम्स ये नेक्स्ट हमने पूरा कर लिया। ओके, अब हमारा एक पार्ट ए कंप्लीट कर लिया हमने, रेल्स एंड रेल फास्टनिंग्स का हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों दूसरा पार्ट है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी है हमारा स्लीपर्स एंड फास्टनिंग। पार्ट बी ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्लीपर्स एंड फास्टनिंग्स। पार्ट बी ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्लीपर्स एंड फास्टनिंग्स। तो पैरा 207 दोस्तों आप देखेंगे इसमें, तो इसमें टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के बारे में बात हुआ। पैरा 207 जनरल स्टेटमेंट हमारा जो है दैट इज टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। तो टाइप्स ऑफ स्लीपर्स कितने प्रकार के हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मटेरियल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स: वुडन स्लीपर्स, कास्ट एंड स्लीपर्स, स्टील ट्रफ स्लीपर्स एंड कंक्रीट स्लीपर्स। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों अभी प्रचलन में एक ही चीज है, व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट कंक्रीट स्लीपर्स। बाकी अगले में आप देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया उन्होंने, वुडन, कास्ट एंड स्टील ट्रफ स्लीपर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी कि प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। एंड एट प्रेजेंट कंक्रीट स्लीपर्स आर बीइंग यूज्ड वाइडली। ठीक है, सब जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट स्लीपर यूज करते हैं। कुछ जगह ऐसी है, स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर हम कंपोजिट स्लीपर फॉर सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस, एग्जैक्ट एग्जांपल गर्डर ब्रिजेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग एटसेट्रा, कंपोजिट स्लीपर्स आर बीइंग ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड। यानी आप ये चीज समझे, कंक्रीट स्लीपर के अलावा अब धीरे धीरे भारतीय रेलवे में हम लोग कौन सी स्लीपर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोजिट स्लीपर। कंपोजिट स्लीपर जो हमारी होती है दोस्तों, वो वुड की तरह होती है, स्ट्रॉएबल इन नेचर, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी अच्छी खासी होती है। तो ये जो है ब्रिजों पे इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, और जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, हो सकता है मे बी इन फ्यूचर, आई हैव नॉट सीन इट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में भी इस्तेमाल करने वाले। तो फॉर सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस, एग्जांपल गर्डर ब्रिजेस, पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स एटसेट्रा, कंपोजिट स्लीपर्स आर बीइंग ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर अगर अभी बात करेंगे हम लोग, तो भारतीय रेलवे में दो टाइप की स्लीपर हैं, एक कंक्रीट स्लीपर, दूसरी क्या है, कंपोजिट स्लीपर। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पे एच बीम आपकी, अभी चैनल स्लीपर भी धीरे धीरे उसको खत्म किया, मतलब चैनल स्लीपर एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन अब नई लग रही है, तो एच बीम वगैरह लगाई जा रही है ना। अब उसके अपने फायदे हैं, वो आपको आगे बताएंगे जैसा आएगा मौका। अब बात करेंगे पैरा 208 की। पैरा 208 की हम बात करेंगे अभी। तो पैरा 208 हमने जैसे बात किया कंक्रीट स्लीपर की, तो क्या कहा, अब इसके अंदर भी दो टाइप की स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर में भी दो टाइप की स्लीपर है। एक है आपकी मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, और दूसरी है मेरी ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। भारतीय रेलवे में दो टाइप की कंक्रीट स्लीपर है, मोनोब्लॉक और ट्विन ब्लॉक। तो मोनोब्लॉक कंक्रीट आपने सुना होगा ना, आमतौर पर हम कहते हैं एमबीसी एमबीसी एमबीसी, सुनते रहते हैं ना एमबीसी। व्हाट इज इट, मोनोब्लॉक कंक्रीट, मोनो एमबीसी, यही है एमबीसी, है कि नहीं, एमबीसी कहते हैं ना, तो मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, एमबी मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर।
दूसरी आपकी है ट्विन ब्लॉक। दूसरी क्या है आपकी? ट्विन ब्लॉक। तो थोड़ा सा मैं आप लोग का हल्का समय लूंगा। ट्विन ब्लॉक और मोनो ब्लॉक में फर्क क्या, सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ, कभी एक्सीडेंटली एग्जाम में पूछ लिया खुदा ना खास्ता, तो हमको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या था कि हमारे पास जब ये वुडन स्लीपर से हम लोग स्टील में आया, स्टील ट्रफ में आया, उसके बाद जब कंक्रीट इंट्रोड्यूस हुई ना, कंक्रीट स्लीपर इंट्रोड्यूस हुई, तो पहले कंक्रीट में आपकी ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर आई थी एग्जिस्टेंस में। जिसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, कि इस प्रकार के दो कंक्रीट के ब्लॉक्स होते थे और इनके बीच में एक टाई बार हुआ करता था, मेटल का टाई बार हुआ करता था। ठीक है? तो यहाँ लॉजिक क्या था दोस्तों? लॉजिक बहुत अच्छा था कि जो सोच के इन्होंने ये किया था कि भाई हमारी रेल जो होती है, गाड़ी आती है जो रेल यहाँ पर लगती है इन जगहों पर, करेक्ट? यहाँ पर लगेगी ना, तो लोड लोड ट्रांसमिशन कहाँ होता है? आप पैकिंग करते हैं ना स्लीपर में, कहाँ करते हैं? तो रेल सीट के नीचे, रेल सीट यानी इमीडिएट बिलो रेल। तो लोड ट्रांसमिशन यही होना है। तो बोले पूरा क्यों कंक्रीट लगाना? तो क्या किया उन्होंने, इस प्रकार से दोनों तरफ कंक्रीट के ब्लॉक्स थे, बीच में मेटल का एक टाई बार हुआ करता था ना, इस प्रकार से बनाया था। अब ये आरसीसी के थे, इसके सेक्शंस हैवी हुआ करते थे और इसको लाना ले जाना या डैमेज वगैरह यानी बहुत मुश्किल हो रहा था। ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर को मेंटेन करना या इसके साथ मेंटेनेंस वगैरह करना, ले करना ज़रा मुश्किल काम था। हेवी भी था, डेप्थ वगैरह भी ज़्यादा थी, तो ये ज़्यादा पॉपुलर चला नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी भारतीय रेलवे में कहीं नहीं है कुछ जगहों पर। कोई-कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इसका फ़ायदा है। तो ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर ऑब्सोलीट नहीं है, ऑब्सोलीट नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर ऐसा एग्जांपल 1% भी कहना गलत हो जाएगा। नॉट इवन लाइक 0.1% भी ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर हमारे पास नहीं है। 0.1% भी नहीं है हमारे पास। 99.9% हम लोग मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर पे ही है। चाहे वो प्लेन ट्रैक का हो, चाहे वो टर्नआउट का हो, चाहे वो एसईजे हो, चाहे कुछ भी, सब मोनोब्लॉक ही चलते हैं। कुछ जगह है जहां पर हम लोग ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, जैसे कि स्टेशन वगैरह हुआ करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक फायदा है कि क्लीनिंग वगैरह का इशू होते हैं, है कि नहीं? जहां पर पैसेंजर ट्रेन वगैरह आती है तो गंदगी होती है, एप्रॉन्स होते हैं ना, एप्रॉन्स, एप्रॉन पोर्शन में मैंने कुछ जगहों पर देखा है जहां पर ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर लगाई गई है। तो अगर आप इसको प्लान में देखेंगे तो वो वहां पर सिंपली आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पर सिंपली आपको इस प्रकार के ढेर सारे ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे ना। मैं थोड़ा समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से होंगे, डॉट 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 जैसे दिखेंगे आपको, और दे आर कनेक्टेड टुगेदर, दे आर कनेक्टेड टुगेदर लाइक दिस, है कि नहीं? अब इसमें फायदा क्या है दोस्तों? एप्रॉन है, बाकी पोर्शन में क्या है? एप्रॉन है कि नहीं? ये देखिए, इसको मैंने ऐसा कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, क्लीनिंग वॉशेबिलिटी वगैरह के लिए अच्छा है ना। जैसे कि गंदगी कचरा लोग डिस्चार्ज करते हैं या फिर टॉयलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें, इसको क्लीन करने के पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशन एरिया में बहुत अच्छा होता है। ये जो कंक्रीट एप्रॉन बना दिया और आपने ट्विन ब्लॉक लगा दिया तो अच्छा चलता है, तो ये भी इस्तेमाल करता है। ये है आपका ट्विन ब्लॉक। अब मोनोब्लॉक कंक्रीट में क्या किया, इंस्टीड ऑफ ये दो अलग अलग ब्लॉक, हमने क्या किया, इसको वन पीस में बना दिया। हमने क्या कर दिया, इसको वन पीस में बना दिया। अच्छा ठीक, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मोनोब्लॉक में सिर्फ इतना ही चेंज नहीं कि दोनों को एक जोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर आपकी आरसीसी स्लीपर थी। क्या थी? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आपको पता है ना कंक्रीट के टाइप्स, आरसीसी डिजाइन एस्पेक्ट्स है, एक आरसीसी होता है, दूसरा क्या होता है, पीएससी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो पीएससी स्लीपर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, मोनोब्लॉक आपकी पीएससी है, मोनोब्लॉक आपकी पीएससी स्लीपर है, और ये क्या है आपकी ट्विन ब्लॉक आपकी आरसीसी स्लीपर है। ट्विन ब्लॉक आपकी क्या है? आरसीसी स्लीपर है। ये समझ लें आप। ठीक है, तो डिजाइन एस्पेक्ट में भी फर्क है इसके अंदर। तो मोनोब्लॉक खाली शेप का फर्क नहीं है, मोनोब्लॉक ट्विन ब्लॉक में डिजाइन एस्पेक्ट में भी फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा, इंडियन रेलवेज यूजेस मोनोब्लॉक कंक्रीट कंक्रीट स्लीपर प्रीडोमिनेंटली, है कि नहीं? तो मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर प्रीडोमिनेंटली भारतीय रेलवे क्या करती है, इस्तेमाल करती है। दीज पीएससी स्लीपर्स प्रोवाइड, क्या फायदा है इनका, दे प्रोवाइड लॉन्जिट्यूड एंड लैटरल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एलडब्ल्यूआर। अभी हमारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर एक हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट एलडब्ल्यूआर ना। फिश प्लेटेड है और एसडब्ल्यूआर है, एलडब्ल्यूआर, सीडब्ल्यूआर। उसमें से एक एलडब्ल्यूआर लॉन्ग वेल्डेड रेल,
उसके अंदर क्या होता है, आपको ट्रैक पे अलोंग द लेंथ, यानी अलोंग द लेंथ यानी कि टुवर्ड्स, यानी कि जैसे जैसे गाड़ी प्रोसीड होती है अलोंग द लेंथ, एक स्टेबिलिटी जिसको लॉन्जिट्यूडनल स्टेबिलिटी हम कहते हैं वो चाहिए होती है। दूसरा साइडवेज परपेंडिकुलर टू द ट्रैक लैटरल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो क्योंकि कंक्रीट जो होती है दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं आपको। कंक्रीट के जो ब्लॉक्स होते हैं कि तो स्टोन आर्टिफिशियल स्टोन है, इसका डेड वेट बहुत ज्यादा होता है, इसका डेड वेट ज्यादा होता है, और स्लीपर डेंसिटी आपकी जितनी ज्यादा उतना डेड वेट ओवरऑल ट्रैक का ज्यादा होगा। तो ना ये आगे पीछे जल्दी जाने के लिए परमिट करती है, ना ये साइडवेज जाने की परमिट करती है। अब बात करें इसके पहले एसटी स्लीपर थी, स्टील ट्रफ स्लीपर, लोहे की थी अंदर से लेकिन होलो हुआ करती थी। तो उस टाइम बकलिंग बहुत देखने को मिलती थी, क्यों, लैटरल स्टेबिलिटी कम थी, डेड वेट इतना नहीं था। और आपकी कंक्रीट स्लीपर आ गई तो वर्सेटाइल क्यों है, क्योंकि जो है लॉन्जिट्यूडनल लैटरल स्टेबिलिटी अच्छी खासी देती है। और साथ में दूसरा फायदा क्या है, ड्यू टू द फ्लैट बॉटम, इसके बॉटम्स कैसे होते, फ्लैट होते हैं। एसटी स्लीपर के होलो होते थे ना, खोखले होते थे। पॉट स्लीपर आप ले लीजिए, एसटी स्लीपर अंदर से होलो होते, तो पैकिंग का भी इशू होता था। तो क्या, लॉन्जिट्यूडनल लैटरल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एलडब्ल्यूआर, फ्लैट बॉटम, these slippers are suitable for mechanized stamping। इससे फायदा क्या है, मैकेनाइज स्टैंपिंग में ये हमारे लिए कारगर साबित होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया आरडीएस और ड्राइंग नंबर, फिश प्लेट्स जो थी आपकी फास्टनिंग जिसको हम कह रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश प्लेट्स, आईआरएस T1, रेल के बारे में बात की, आईआरएस T12। ऐसे ही पीएससी स्लीपर के अंदर हमने बात अगर की तो यहाँ 2 ड्राइंग नंबर है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने के। अगर आपका प्लेन ट्रैक, यानी जैसे आपकी सीधा प्लेन ट्रैक हुआ करता है ना आपका, तो उसके लिए ड्राइंग नंबर है IRS-T39, IRS-T39। और वही अगर हम बात करेंगे टर्नआउट के स्लीपरों की, चाहे वो 1 in 18.5 हो, 1 in 12 हो, 1 in 16 हो, उसके लिए स्पेसिफिकेशंस क्या है, IRS-T45। तो ड्राइंग नंबर आप लोग ध्यान में रखें। स्लीपर सॉरी रेल IRS-T12, रेल फास्टनिंग्स IRS-T1। पीएससी स्लीपर में आ गए आप। अब आपका जो है प्लेन ट्रैक के पीएससी स्लीपर IRS-T39, टर्नआउट के IRS स्लीपर्स T45। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ मार्किंग्स वगैरह होती है। तो क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स में कंक्रीट स्लीपर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ड्राइंग नंबर, उसमें उनकी ड्राइंग नंबर होती है, एंड कोड ऑफ स्लीपर मैन्युफैक्चरर, कोड ऑफ स्लीपर मैन्युफैक्चरर विद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एनग्रेव्ड ऑन द टॉप एंड सरफेस ऑफ द स्लीपर। ठीक है, तो क्या होता है कि कंक्रीट स्लीपर में ड्राइंग नंबर होती है, और जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसका कुछ कोड हुआ करता है, जिसके अंदर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एनग्रेव्ड होता है। एनग्रेव्ड यानी कि कास्टिंग करने के टाइम पे ही वो एनग्रेव होता है, यानी जैसे कि आपने स्टोन पे एनग्रेविंग करने के टाइम क्या करते हैं, तराशा जाता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, कास्ट करने में उसका जो मोल्ड होता है उसी के अंदर वो प्रिंट में आ जाता है। यानी कि समझ ना, एनग्रेविंग समझते हैं ना आप लोग, उसका हिंदी टर्म मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एनग्रेव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप अगर स्लीपर को देखेंगे कि चाहे कितनी भी पुरानी हो जाएगी, एज पे आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको ड्राइंग नंबर मैन्युफैक्चर कौन से ईयर का है, कौन सी ड्राइंग नंबर का, वो आपको मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पीवे स्टाफ के लिए एक जिम्मेदारी ये दी गई है कि भाई ये जो है सारी एक एक स्लीपर के ऊपर ड्राइंग नंबर होती है, एक एक के ऊपर मैन्युफैक्चरर का जो कोड होता है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होता है। ये किसके लिए, मेंटेनेंस टीम के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी स्लीपर है। अब देखिए प्रॉब्लम प्लेन ट्रैक के स्लीपरों में नहीं आती है, आमतौर पर प्लेन ट्रैक के स्लीपरों में नहीं आती, क्योंकि क्या उसका डायमेंशन सेम होता है, सब स्लीपर एक जैसी होती है। ये प्रॉब्लम बेसिकली चैलेंजिंग हो जाता है जब आपकी टर्नआउट स्लीपर होती है। अब टर्नआउट की जो स्लीपर अलग अलग स्लीपर होती है, सबके नंबर्स अलग अलग होते हैं, खास करके उस टाइम पे दिक्कत आती है। इसलिए क्या कहा, परमानेंट वे स्टाफ शुड टेक केयर टू सी दैट दे आर नॉट ऑब्लिटरेटेड ड्यूरिंग मेंटेनेंस के टाइम पे, वो जो है मार्किंग्स वगैरह हमारे डैमेज ना हो। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी बात, आपकी जो स्लीपर हुआ करती है, ठीक है, देखिए कोई बता रहे एनग्रेवमेंट को हिंदी में उकेरना कहते हैं। ठीक है, तो एनग्रेविंग यानी उकेरना। ओके, थैंक यू सर। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल द पीएससी स्लीपर्स आर टेस्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। क्यों, क्योंकि हमारे पास
ट्रैक सर्किटेड एरिया, हमारा जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है ट्रैक सर्किटेड एरियाज है, जो सिग्नल यानी हमारे लाइव ट्रैक की पोजीशन जो है आपके गाड़ियों की पता चल जाती है, और जो भी ट्रैक सर्किटिंग की गई है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट द्वारा। अब उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पर डीसी करंट होता है दोस्तों, क्या होता है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, तो उसके अंदर पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, ना? तो प्लस माइनस ऐसा रेलें जो है सेपरेट की जाती है। तो समझो एक एलएच रेल है, एक आरएच रेल है, तो एक प्लस होगी तो दूसरी माइनस होगी। अब स्लीपर आपने बीच में लगा दिया। अब अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आ जाएगी तो प्लस माइनस तो वहीं पे वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो हमारी जो पीएससी स्लीपर्स होती है उसको हम लोग वी आर टेस्टिंग इट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और एक-एक स्लीपर को टेस्ट किया जाता है स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बिफोर डिस्पैच। तो जब वो टेस्ट करते हैं तो उनको मार्किंग करना होता है। तो क्या कहा? स्लीपर्स आर मार्क्ड बाय पेंट विथ एफटीसी टू इंडिकेट फिट फॉर ट्रैक सर्किटिंग। उसके ऊपर कोई लोग जो है स्टेंसिल से, कोई लोग हाथ से मैनुअली ब्लैक कलर से स्लीपर पे लिख देते हैं बीच में एफटीसी। व्हाट इज मीन बाय एफटीसी? फिट फॉर ट्रैक सर्किटिंग। दैट मीन्स दे हैव बीन टेस्टेड एंड फाउंड ओके। आप इसको लेके जा सकते हैं ट्रैक सर्किटेड एरिया में। और अगर उसमें फेल हो जाती है तो लिखा जाएगा एनएफटीसी, दैट इज नॉट फिट फॉर ट्रैक सर्किटिंग लोकेशंस। ठीक है? तो अगर जहाँ पर ट्रैक सर्किटिंग नहीं है वहाँ एनएफटीसी की स्लीपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ट्रैक सर्किटिंग है वहाँ एनएफटीसी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्लीपर शॉर्ट है। सेक्शन में जाने के बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि बार-बार सिग्नल ट्रैक डाउन हो रहा है, बॉब हो रहा है, और आप सोचेंगे कि अरे क्या हो गया है? तो पता चला वो स्लीपर की वजह से हो रहा है। ठीक है? दिस शैल बी नोटेड व्हाइल यूजिंग स्लीपर्स एट साइट। यानी कि फील्ड के लोगों को ये ध्यान देना है, अगर ट्रैक सर्किटिंग एरिया है तो ईच एंड एवरी स्लीपर पे एफटीसी लिखा होना चाहिए। एनएफटीसी वाली आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आगे क्या कहा? When concrete sleepers are used in yards with fish plated track or SWR, जब अगर हमारे यार्ड में हम लोग कंक्रीट के स्लीपर को इस्तेमाल कर रहे हैं विथ फिश प्लेटेड या SWR ट्रैक। फिश प्लेटेड ट्रैक में हर रेल लेंथ के बाद में क्या होता है? फिश प्लेटेड जॉइंट होता है। SWR में हर 3 रेल लेंथ के बाद में जॉइंट होता है। बराबर ना? तो क्या कहा? When concrete sleepers are used in yards with fish plated track or SWR, sleeper spacing as fish plated joint shall be kept uniform. तो फिश प्लेटेड जॉइंट पे स्लीपर स्पेसिंग को क्या किया जाए? दे शुड बी मेंटेन यूनिफॉर्म। और क्या कहा उसके अलावा? 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट में प्रेफरेबली बी प्रोवाइडेड एट सच जॉइंट। तो जहां तक हो सके ऐसे जॉइंट्स पर आप 1 मीटर लंबी फिश प्लेट लगाएं। आमतौर पर एसडब्ल्यूआर फिश प्लेटेड ट्रैक में जो है वो आपकी जो 610 वाली फिश प्लेट इस्तेमाल में ली जाती है, लेकिन मैनुअल क्या कह रहा है कि जहां तक हो सके 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट को इस्तेमाल करें। ठीक है? और आगे क्या कहा जा रहा है? अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, तो क्या कहा? मॉडर्न स्लीपर्स मैन्युफैक्चर्ड इन फुली ऑटोमेटेड कंक्रीट स्लीपर प्लांट्स विद स्ट्रिक्टर क्वालिटी कंट्रोल एंड लेसर ह्यूमन इंटरवेंशन शुड बी प्रोग्रेसिवली यूज्ड टू ऑब्टेन बेटर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस इन द कंक्रीट स्लीपर। ये कहा है कि फुली ऑटोमेटेड कंक्रीट स्लीपर प्लांट्स वगैरह आजकल अवेलेबल है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा नहीं है कि गलतियां होने के चांसेस हो। तो जिस ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जहाँ पर प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो अच्छे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस वगैरह के स्लीपर्स आपको मिल सकते हैं, उसको धीरे-धीरे इस्तेमाल करना शुरू करना है। ठीक? आगे बढ़ेंगे हम लोग पैरा 209 में। स्लीपर डेंसिटी। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय स्लीपर डेंसिटी? स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर साइज में कितना? देखो डेंसिटी आप समझते हैं ना? अब मैंने कहा डेंसिटी, तो क्या होता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई चीज़ कितनी समा जाए। सिंपल भाषा में वही होती है आपकी डेंसिटी। है कि नहीं? अब मेरे पास एक मान के चलो कोई कोई कंटेनर है, छोटा-सा एक कंटेनर है, ठीक है? अब मैंने क्या किया उसके अंदर अ मैंने कॉटन डाल दिया, ठीक है? तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अब वो अगर वही कॉटन को और मैंने प्रेस करते जाए तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब कोई हेवियर मटेरियल डाल दिया तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, स्लीपर डेंसिटी से मुराद यहाँ पर क्या है? व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली मीन बाय स्लीपर डेंसिटी? ये हमारा जो रेलवे ट्रैक है, इसमें से क्या करते हैं भाई 1 मीटर का डेफिनिशन देख लें आप। डेफिनिशन ये है कि हम 1 मीटर का ट्रैक लेंगे। सॉरी 1 किलोमीटर, आई एम सॉरी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ट्रैक लेंगे। कितना? 1 किलोमीटर का हम ट्रैक लेंगे, और इस 1 किलोमीटर ट्रैक में कितनी स्लीपरें हैं? दैट इज़ नथिंग बट स्लीपर डेंसिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पे डेफिनिशन भी यहाँ पर इसी प्रकार से दी गई है, बिल्कुल सिंपल में।
द स्लीपर डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक। क्या है? नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक। 1 किलोमीटर का ये ट्रैक है, इसमें कितने स्लीपर आप बिछा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट स्लीपर डेंसिटी। ठीक है ना? अब किस आधार पर तय किया जाएगा? इज फिक्स्ड इनटू टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन। तो किस आधार पर तय होगा? दो चीजों के आधार पर, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन। सेक्शन का ट्रैफिक डेंसिटी और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के आधार पर यह तय किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो दो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीपर डेंसिटी अगर पूछा तो क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द सेक्शन, ये दो चीजें होंगी। ओके, सिंपल है ये। अब आता है पॉइंट नंबर 2, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी। नाउ व्हाट इज मिनिमम स्लीपर डेंसिटी? मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल्स। अब देखो, इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल्स। अब ट्रैक रिन्यूअल में सारे आ गए। अब क्योंकि स्लीपर के बारे में बात करेंगे तो दो ही रिन्यूअल आएगा, सीटीआर, उसके अंदर पूरा ट्रैक रिन्यूअल होता है, तो स्लीपर भी होता है। दूसरा होता है टीएसआर, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। दोनों के लिए साथ में डबलिंग, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर मेन लाइन्स and renewal for main lines and renewal and laying of new passenger running loop line shall be 1660 numbers per किलोमीटर। यानी इसको सुन ले, लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, बहुत आसान है। ऐसा सोचेगा इतनी सारी चीजें याद कैसा कर, नहीं। मिनिमम स्लीपर डेंसिटी की बात की तो जितने भी ट्रैक रिन्यूअल, अब ट्रैक रिन्यूअल जब स्लीपर से रिलेटेड है तो सीटीआर और टीएसआर आएगा। इसी तरह से कहीं पे आप डबलिंग कर रहे हैं, गेज कन्वर्जन कर रहे हैं, कोई नई लाइन बना रहे हैं मेन लाइन के लिए, इसी तरह से कोई नई पैसेंजर रनिंग लूप लाइन का रिन्यूअल कर रहे हैं या नई लाइन बिछा रहे हैं, रिन्यूअल एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन। ठीक है ना? तो वहां पर स्लीपर डेंसिटी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर। आपको याद होगा तो वहां पर रेल की अगर हमने बात की थी तो इन्हीं जगहों पर वहां रेल भी 60 kg 90 यूटीएस की थी। अभी हमने रेल पढ़ा जब, यहाँ पे स्लीपर की बात किया तो इन जगहों पर सब जगह पर स्लीपर डेंसिटी भी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर है। फिर बात करेंगे हम लोग लूप लाइंस की, तो क्या कहा? For other loop lines and sidings, permissible speed up to 50 kmph, 1540 numbers per kilometer ना। पैसेंजर रनिंग लूप लाइन के अलावा कोई दूसरी लूप लाइन है और या ऐसी कोई साइडिंग है जहां पर स्पीड अप टू 50 kmph है, वहां पर स्लीपर डेंसिटी आपकी कितनी होगी? 1540 नंबर्स पर किलोमीटर, 1540 नंबर्स पर किलोमीटर हो जाएगी। ठीक। फिर बाद में तीसरा क्या है भाई? है तो वो साइडिंग, लेकिन वहां स्पीड ज्यादा, फॉर साइडिंग्स with permissible speed more than 50 kmph, minimum sleeper density shall be 1660 numbers per kilometer। कोई साइडिंग है जिसमें परमिसिबल स्पीड 50 kmph से ज्यादा है तो वहां पर 1660 नंबर्स पर किलोमीटर। आप इसको कंपेयर करें रेल के साथ में, वहां पर भी ऐसे ही था। साइडिंग है कोई, परमिसिबल स्पीड मोर देन 50 kmph, वहां कहा था 60 kg की रेल इस्तेमाल करें। नया नया रिन्यूअल का काम था, नया काम चल रहा था, डबलिंग था, गेज कन्वर्जन था, वहां कहा था 60 kg की रेल इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है। और कोई पैसेंजर रनिंग लूप था, वहां पर भी 60 kg की रेल कहा था, यहाँ इन्होंने 1660 स्लीपर का ही दिया स्लीपर डेंसिटी। अदर लूप स्पीड अप टू 50, अदर लूप लाइन और साइडिंग में वहां पे उन्होंने कहा था स्पीड अप टू 50 kmph, तो क्या कहा था? 52 kg की सेकेंड हैंड रेल या 50 या फिर 52 kg आईयू रेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है? यहाँ पर उन्होंने स्लीपर डेंसिटी लोअर साइड लिया, 1540 नंबर्स पर किलोमीटर। इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, याद रहेगा। ठीक है। फिर बाद में क्या कहा? वहां पर भी एक था कि भाई आपको अगर इससे ज्यादा स्लीपर डेंसिटी, वहां रेल के बारे में था कि अगर कोई अदर लूप लाइंस है और वहां पर अगर आप नई वाली रेल इस्तेमाल करना चाहते तो कहा था पीसीई की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, हाइयर स्लीपर डेंसिटी, इफ वी वांट टू ले हाइयर स्लीपर डेंसिटी, हाइयर स्लीपर डेंसिटी मे बी प्रोवाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। पीसीई के परमिशन से आप हाइयर स्लीपर डेंसिटी पे भी आप जा सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाइयर स्लीपर डेंसिटी? यानी 1 किलोमीटर में 1660 था, आप उससे ज्यादा चाहिए, मान के चलो आपको 1800 चाहिए, तो किसके लिए, किसकी परमिशन लगेगी? सीटी की लगेगी।
ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें। फिर आगे क्या कहा, वेयर SWR track is to be laid on concrete sleepers in unavoidable circumstances. Where SWR track is to be laid on concrete sleepers in unavoidable circumstances. यानी SWR track concrete sleeper पे बिछाया जा रहा है. The sleeper spacing including at fish plated joint shall be kept uniform. तो वहां पे sleeper spacing सब जगह यूनिफॉर्म रखा जाए. In addition, 1 meter long fish plate be provided at fish plated joint. ये हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले. सेम चीज रिपीट है. Where SWR track is to be laid on concrete sleepers in unavoidable. देखिए अब यहाँ की समझ में आई आपको. कंक्रीट स्लीपर्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि आप स्लीपर स्पेसिंग को यूनिफॉर्म रखेंगे सारे जॉइंट्स पर इंक्लूडिंग जॉइंट्स, और वहां पर आप क्या करेंगे, 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट्स यूज करेंगे. फिश प्लेटेड जॉइंट पे 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट्स यूज करेंगे. यानी कि अगर कहीं पे मेरा SWR है और वहां स्टील ट्रफ स्लीपर का कॉन्सेप्ट है, स्टील ट्रफ है, तो वहां पे के लिए 1 मीटर नहीं कहा है. ये आप इस तरीके से समझ लें. वो अलग बात है कि अभी प्रचलन में कहीं है नहीं, लेकिन कहीं पर अगर होगा तो उसके लिए इट इज एप्लीकेबल. आते हैं अभी पैरा 210 में, पैरा 210 में आते हैं अभी हम लोग. व्हाट इज इट? पैरा 210, फास्टनिंग्स ऑन PSC स्लीपर्स. फास्टनिंग्स ऑन PSC स्लीपर्स. क्या कहा? ओनली approved types of fittings and elastic fastening shall be used with concrete sleeper. यानी concrete sleeper अगर आपको है, आपके पास है, तो उसपे अप्रूव टाइप ऑफ फिटिंग्स और इलास्टिक फास्टनिंग ही आप इस्तेमाल करेंगे. अब कुछ इलास्टिक फास्टनिंग्स का नाम उन्होंने दिया. सम ऑफ द अप्रूव टाइप ऑफ फास्टनिंग्स ऑन PSC स्लीपर्स आर एज अंडर. पहला है आपका इलास्टिक रेल क्लिप, जिसे हम ERC कहते हैं, हिंदी में हम उसको चाबी कहते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा ट्रैक में लगा रहता है, जलेबी की तरह थोड़ा सा होता है ना, राउंड राउंड, दैट इज इलास्टिक रेल क्लिप. किस चीज की बनती है ये? मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिलिको मैंगनीज स्प्रिंग स्टील. जो आपने देखा है कैरेज एंड वैगन के अंदर व्हील के पास में स्प्रिंग्स हुआ करती है. स्प्रिंग्स देखा होगा ना, डिफ्लेक्शन के लिए लोड वगैरह आता है ट्रेन के अंदर. तो जिस मटेरियल की वो स्प्रिंग बनती है ना, उसी मटेरियल की मेरी ये इलास्टिक रेल क्लिप ERC भी बनती है. व्हाट इज इट? सिलिको मैंगनीज स्प्रिंग स्टील. मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिलिको मैंगनीज स्प्रिंग स्टील बाय अप्रूव्ड और डेवलपमेंट सप्लायर एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन. अब देखिए, अब उसके ड्राइंग नंबर क्या आ गई? IRS T31. क्या आ गई? इलास्टिक रेल क्लिप की अलग ड्राइंग नंबर आ गया, IRS T31. ठीक है. दे ऑफर अ डिजाइन टो लोड एट डिजाइन डिफ्लेक्शन. दे ऑफर अ डिजाइन टो लोड एट डिजाइन डिफ्लेक्शन. ठीक है. इसमें अभी उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा टो लोड और डिफ्लेक्शन के ऊपर. अभी आपको मैंने एनेक्स्चर दिखाया था, वहां पर इसके पूरे प्रॉपर्टीज लिखे हुए थे. फिर आगे बात करेंगे दूसरा जो हमारे पास फास्टनिंग से स्लीपर का, दैट इज GRSP, ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट. ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट. साधारण भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? रबर पैड. हम क्या कहते हैं? रबर पैड. ठीक है, रबर पैड ही है, उसको सोल प्लेट कहते हैं. रबर का है तो रबर सोल प्लेट. ग्रूव्ड क्यों कहते हैं? ये आपने देखा होगा, जो आपकी रबर पैड होती है, जो आपकी रबर पैड होती है, तो उसके अंदर ग्रूव्स हुआ करते हैं, खांचे हुआ करते हैं. थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. इस प्रकार से खांचे होते हैं. ऊपर से आप देखेंगे इस प्रकार से, लेकिन नीचे से देखेंगे तो वो ऑल्टरनेट्स होते हैं. लेकिन यानी कि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर ऊपर की मार्किंग्स हैं, ये सपोज दीज आर मार्किंग फ्रॉम टॉप, तो नीचे वाले जो मार्किंग ना अलग कलर में कर देता है, वो ऑल्टरनेट रहेंगे. यानी कि क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे, अगर रबर पैड को क्रॉस सेक्शन में अगर मैं रबर पैड देखूं, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा. यानी कि ये ऊपर के मार्किंग्स ऐसा, मैं बना नहीं पा रहा हूँ जल्दी जल्दी में. आई ट्राई टू मेक इट, वेट. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनाता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ इसका. देखिए, ये नीचे से ना ऑल्टरनेट होता है, नीचे से ऑल्टरनेट होगा. यानी कि आप अगर इसको थिकनेस में देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व, अब यहाँ से, तो इसका पैटर्न आप देखें, थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी चीज कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. कि लाइक देखिए, ये लोड आएगा ना, इट विल इलोंगेट. ये देखो एस शेप एक बन रहा है. शेप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ.
लोड आया ना, देखो एस शेप दिख रहा है आपको, ये कॉन्सेप्ट है इसका। लोड आएगा, इलोंगेट होगा, लोड रिलीज हो जाएगा तो इट विल अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लोड रिलीज हुआ, इट विल अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जान दो, ये थोड़ा सा मैंने ऐसी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, मकसद क्या होता है रबर पैड प्रोवाइड करने का, जीआरएसपी को प्रोवाइड करने के पीछे मकसद क्या है, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है। ग्रुप ड्राइंग नंबर भी ले लीजिए इसका आप पहले, जीआरएसपी का ड्राइंग देखो, ईआरसी का था T31, इसका IRS T47 जीआरएसपी के लिए। ठीक है, द ग्रूव रबर सोल प्लेट एब्सॉर्ब्स हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, शॉक्स एंड रिड्यूसेस नॉइस। क्या करता है, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आते हैं उसको एब्सॉर्ब करता है, जो भी ओकेजनल शॉक्स आते हैं कभी, उसको एब्सॉर्ब करता है, साथ ही साथ में नॉइज रिड्यूस करता है। देखिए, आपकी रेल लोहे की है, बहुत हार्ड होती है। कंक्रीट, स्लीपर कंक्रीट का है, वो भी हार्ड होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। भले स्लीपर आपकी ब्रिटल है एज कम्पेयर टू रेल, तो रेल जो है फटिक फ्रैक्चर का भी रेल का चांस है ना भाई। स्लीपर फ्रैक्चर देखा आपने, अनलेस एंड अनटिल डिरेलमेंट नहीं, स्लीपर फ्रैक्चर नहीं होता, उसमें नॉचिंग वगैरह होगी, कभी ब्रेकेज हो जाएगा। लेकिन रेल सडन फटिक फ्रैक्चर होता है, अचानक से टूटती है। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन दोनों हार्ड है। अब दो हार्ड सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, नॉइज आएगी ना, और साथ साथ में डैमेज भी होगा। तो रबर पैड क्या करती है, वो दोनों जो हार्ड सरफेसेस है उसपे सॉफ्ट कुशन का काम करती है, जो लोड आता है दोनों को तरफ से उसको एब्सॉर्ब करती है और नॉइज को रिड्यूस करती है। ठीक है, ये हो गया आपका जीआरएसपी। अब दोस्तों, अब इसी इसी का अगर अगर मैंने जो चीज समझाई ना आपको, अगर आप ये चीज समझ गए होंगे तो आपको कॉम्पोजिट रबर सीजीआरएसपी जिसको हम कहते हैं, कॉम्पोजिट जीआरएसपी आप समझ जाएंगे। मैंने कहा रेल, रेल भी हार्ड, स्लीपर भी हार्ड। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा हार्ड क्या है, इन दोनों में ज्यादा हार्ड क्या है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि रेल है, जाहिर सी बात है, लोहा है भाई, वो मेटल है वो, है कि नहीं, ज्यादा हार्ड आपका रेल है। तो क्या होता है कि जब आपकी साधारण जीआरएस पे आप जब इस्तेमाल करते हैं, तो जब लोड आता है तो अपर पोर्शन जो है, आप देखिए कभी रबर पैड खराब होती है ना, तो नीचे से नहीं ऊपर के हिस्से से खराब होती है, जो रेल के कांटेक्ट में जो पार्ट होता है, क्योंकि वो सॉफ्टनेस उसका जो क्या क्या कहेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूरी सेम होती है। तो ऊपर के ना रेल सीट के नीचे से ना वो खराब हो जाती है, स्लीपर की तरफ से जल्दी खराब नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब क्या किया हमने, ये देखा कि भाई रेल ज्यादा हार्ड है, तो और रिलेटेड टू स्लीपर, तो यहाँ पर हमको हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए। तो सीजीआरएसपी में हम क्या करते हैं, जैसे सैंडविच होता है ना, बेसिकली एक सैंडविच पैटर्न कह सकते हैं हम लोग इसको, सैंडविच पैटर्न में होती है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए दो अलग अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर आप रबर पैड को ऐसा सीजीआरएसपी को देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ऐसा मार्क कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, अपर पार्ट को मैंने थोड़ा सा डार्क किया है एज कंपेयर टू लोअर पार्ट। ऊपर क्या आता है आपका, ऊपर उसको बियर करना है, रेल, रेल को बर्दाश्त करना है, लेकिन ये रेल है समझो। ठीक है, रेल का फुट है, ये ज्यादा हार्ड है। तो ऊपर के पोर्शन में क्या किया है, दो लेयर है सीजीआरएसपी में, टू लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर आर डेवलप। टॉप लेयर हैविंग हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, दैट इज हैविंग अ रबर हैविंग हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मींस सिंपल भाषा में थोड़ा सा रिलेटिवली हार्ड है। और नीचे के हिस्से में क्या है, रिलेटिवली सॉफ्ट, व्हाइल बॉटम इज ऑफ सॉफ्टर मटेरियल। कंक्रीट रिलेटिवली सॉफ्ट होता है ना, मतलब सॉफ्ट वैसा नहीं है, लेकिन हार्डनेस कम होगी ना। लेकिन नीचे स्लीपर है आपकी, यहाँ पर आपकी स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर आपने रखा है, तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिवली सॉफ्ट है। तो यह ये जो रबर पैड होगी तो निचला हिस्सा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा एज कम्पेयर टू द ऊपर के हिस्से से। इससे ये होता है कि जो आपकी जो साधारण जीआरएसपी का जो रबर पैड जो खराब होता था, क्रश हो जाता था ऊपर से, वो चीजें रेट उसका जरा कम हो गया है। तो अभी आजकल कॉम्पोजिट जीआरएसपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम लोग। These are manufactured to अभी RDSO specification, देखो IRS T47 इसमें कवर नहीं है ये। These are manufactured to RDSO specification for composite GRSP provisional number so and देखो अभी इसमें दो थिकनेस अवेलेबल है, एक है 6.2 mm और दूसरा है 10 mm CGRSP। ठीक है, तो दो अलग अलग थिकनेस के CGRSP अवेलेबल है, 6.2 mm का और दूसरा है 10 mm। साधारण जो हम GRSP यूज करते हैं वो 6 mm के आसपास, वही 6.2 के आसपास होती है, लेकिन साधारण GRSP और लेकिन कॉम्पोजिट GRSP दो अलग अलग थिकनेस में 6.2 और 10 mm एज पर द रिक्वायरमेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एज पर अबव रेफर स्पेसिफिकेशन द हार्डर लेयर शुड बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ रेल, thus the surface of CGRSP where the manufacturer's initials are embossed should be placed on rail seat facing up। ये थोड़ा सा फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए गाइडेंस के लिए बताया, टेक्निकली मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या होता है। आमतौर पे जो हार्डर लेयर को रेल के कॉन्टैक्ट में रखना है, इसको ऊपर होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर का जो इनिशियल जो पंच मार्क होता है ना, डिटेल जो पर्टिकुलर, वो ऊपर के हिस्से में ही होता है। तो ऐसा लगाएं कि मैन्युफैक्चर इनिशियल दिखाई दे लगाने के टाइम, बस इतना उन्होंने कहा है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एक और टाइप की रबर सोल प्लेट की। देखिए ना, रबर पैड में कितने टाइप हो गए, ग्रूव रबर सोल प्लेट, कॉम्पोजिट हो गए। अब अगला एक और है, दैट इज नाइलॉन कॉर्ड रीइंफोर्स्ड जीआरएसपी। व्हाट इज इट? नाइलॉन कॉर्ड रीइंफोर्स्ड जीआरएसपी। ये सिंपल भाषा में बात करेंगे दोस्तों, तो जहां पे टर्नआउट्स आपके होते हैं ना, फैन शेप टर्नआउट हमारे होते हैं, उधर पे यूज करते हैं। दीज जीआरएसपीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूज बिलो क्रॉसिंग्स ऑफ टर्नआउट्स। कहाँ के लिए यूज करेंगे? टर्नआउट में जो क्रॉसिंग्स होते हैं उसके नीचे। These GRSPs are specifically designed for use below crossings of turnouts, conforming to RDSO specifications for 6 mm thick nylon cord reinforced GRSP for placing beneath rails at turnouts। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि नाइलॉन कॉर्ड जीआरएसपी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आंसर? टर्नआउट्स में क्रॉसिंग के नीचे, क्रॉसिंग्स ऑफ टर्नआउट, डिजाइन फॉर यूज बिलो क्रॉसिंग्स ऑफ टर्नआउट, इतना याद रखें काफी है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कौन सी फास्टनिंग से जो आपके स्लीपर में लगती है? ईआरसी हो गई, रबर पैड डिफरेंट टाइप्स हो गए, हमने तीन टाइप देखा इसके अंदर। नाउ कम्स माय लाइनर, नाउ कम्स माय लाइनर। क्या? दीज आर फिटिंग्स यूज्ड इन कंजंक्शन विद जीआरएसपी, सीजीआरएसपी एंड रेल। लाइनर जो आप इस्तेमाल करते हैं रेल और रबर पैड के साथ में इस्तेमाल करते हैं। दीज आर फिटिंग्स यूज्ड इन कंजंक्शन विद जीआरएसपी, सीजीआरएसपी एंड रेल ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेल फुट, रेल फुट के दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेल फुट टू अचीव द करेक्ट ट्रैक। मकसद क्या है लाइनर प्रोवाइड करने का? तो क्या है आंसर यहाँ पे? टू अचीव द करेक्ट ट्रैक गेज टू प्रोवाइड द करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द ईआरसी फॉर द डिजाइन टो लोड। देखिए यहाँ पर अक्सर लोगों से पूछा जाता है कभी भी कि भाई लाइनर क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक चीज तो लोग कहते हैं, इनफैक्ट दो चीज कहते हैं लोग, गलत दोनों नहीं है, लेकिन तीसरा नहीं कहते हैं। अगर आप दो चीज सही कह रहे तो तीसरी रह जाती है। एक तो कह दिया मकसद क्या है लाइनर प्रोवाइड करने का? टू अचीव करेक्ट ट्रैक गेज। पहला ट्रैक गेज आपको प्रॉपर गेज करेक्शन के काम आता है। दूसरा लोग और क्या कहते हैं? भाई ट्रैक सर्किटेड एरिया, तो बोलते हैं ट्रैक सर्किटिंग के लिए। चलो मान लिया वो भी, बट दैट इज सेकेंडरी, है कि नहीं? आपके पास मेटल लाइनर भी होता है, मैंने सिर्फ लाइनर की बात की है, मैंने सिर्फ लाइनर की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हो गया करेक्ट ट्रैक गेज, दूसरा क्या है? फॉर फॉर द करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द ईआरसी फॉर द डिजाइन टो लोड। जो आपको जो डिफ्लेक्शन देना है, टो लोड आपको जो प्रोवाइड करना है, तो कितना डिफ्लेक्शन होना चाहिए ईआरसी का, वो तय करेगा आपका लाइनर। अब आप कहेंगे सर ये कैसा? तो मैं सिंपल भाषा में एक सिंपल एक लाइनर बनाता हूँ ना, मैं मतलब बिल्कुल शेप ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। ठीक है, मैंने कच्चा पक्का ऐसे बना दिया। तो ये पार्ट जो है ये तो आपका यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ रेल फुट आएगा, यहाँ इंसर्ट के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये रेल फुट है, जैसे मैं रेल फुट एक बना देता हूँ यहाँ पर, मान के चलो ये मेरी रेल है। ठीक है, रेल का आकार ऐसा फुट का तो नहीं होता, फिर भी हमने बना दिया मान के चले। अब इसके ऊपर लगनी है आपकी ईआरसी, इसके ऊपर लगनी है आपकी ईआरसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान के चलो मेरी ये यहाँ पर है मेरी इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा है इंसर्ट। अब मुझे क्या करना है? मुझे लगाना है ईआरसी। सिंपल भाषा में यहाँ से हम निकाल के लगाएंगे, मैं तो ऐसा, है ना, ऐसा समझे आप।
ठीक है, ये आपने लगाई ईआरसी। अब देखिए दोस्तों, ये जो थिकनेस है ना, द थिकनेस प्लेज की रोल ओवर हियर, ये की रोल प्ले करता है। ठीक है, लाइनर आपने लगाया तो इसका जो थिकनेस रहेगा तो इसके अंदर टेंशन ज्यादा आएगा, बराबर ना। आपने ईआरसी लगाई लाइनर लगा के तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होएगा, उतना डिफ्लेक्शन देगा। तो वही कहा ना, फॉर द करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द ईआरसी फॉर द डिजाइन टो लोड। आप देखिए, आपने सेक्शन में देखा होगा कई जगह पर लाइनर नहीं होती है, और हम सोचते रहे लाइनर से क्या फर्क पड़ता है। सिंपल है ना, अगर आपने लाइनर नहीं लगाई होगी, अगर आपने लाइनर नहीं लगाई होगी दोस्तों इस जगह पर, तो ईआरसी मेरी यहां जाएगी डायरेक्ट, रेल फुट के ऊपर जाएगी, इसका डिफ्लेक्शन कम होगा ना, तो टो लोड कम हो जाएगा। समझे बात। अगर आपने लाइनर नहीं लगाई तो डायरेक्टली रेल फुट को पकड़ेगा, वो एक छोड़ दीजिए आप, वो ट्रैक सर्किटिंग वगैरह, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। अगर डायरेक्टली अगर इसको रेल फुट पे लगा दिया तो क्या होगा, तो टो लोड डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये लाइनर क्या काम करता है, एक तो ट्रैक गेज करेक्शन का काम तो करते, साथ में द करेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द ईआरसी फॉर द डिजाइन टो लोड। ठीक है, ये चीज है। कॉम्बिनेशन लाइनर, अब अच्छा, अब एक होता है कॉम्बिनेशन लाइनर। अब ये क्या है, अभी हमारे भारतीय रेलवे में आपने देखा, पहले 52 kg की रेल यूज करते थे, उसके बाद में 60 kg की रेल आ गई। फिर रेलवे बोर्ड का आदेश आ गया कि धीरे 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 सब जगह पे हमको क्या करना है, 60 kg की रेल अपग्रेड करना है। नहीं, थोड़े दिन के बाद 52 kg खत्म ही हो जाने वाली है। अब 52 kg की ही अगर आप फ्यूचर में, आप अगर 60 kg की आपको फ्यूचर में रेल चलानी है, गाड़ी चलानी है रेल पर, 52 kg का नहीं है, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि बोले 52 kg की रेल के लिए अलग स्लीपर आती है, 60 kg के लिए अलग आती है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसके पीछे, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, भाई स्लीपर का डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम होता है, बट डिसाइडिंग फैक्टर होता है दोस्तों इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस। मैं थोड़ा सिंपल ऐसे बना रहा हूँ, इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस, है कि नहीं। जब आप रेल लगाते हैं 52 kg की, तो 52 kg की रेल के लिए आप कितना जगह चाहिए, 52 kg की रेल अगर आप लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको चाहिए 130। वो प्ले छोड़ दीजिए आप लाइनर वगैरह के लिए, मैं सिंपल बात करता हूँ, थोड़ा भी लाइनर का प्ले छोड़ दीजिए। सिंपल अगर अपन बात करेंगे तो उसका फुट वेट होता है 136 52 kg का, वेराज 60 kg का कितना होता है, 150 mm। ठीक है ना, मैं टॉलरेंस क्लियरेंस की बात छोड़ रहा हूँ, मैं सिंपल ऐसी बात कर रहा हूँ। 52 kg का 136 mm, 60 kg का 150 mm, बाकी सब कुछ सेम, स्लीपर का ओवरऑल वेट भी सेम होगा, क्रॉस सेक्शन भी सब कुछ सेम होता है। तब क्या हुआ भाई, अगर आपको फ्यूचर में 60 kg की, देखिए फुट विड्थ यहाँ पर कम है, 52 kg की स्लीपर है, क्या आप 60 kg की रेल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर 60 kg की स्लीपर आपने लगाई है, यानी कि डिस्टेंस 150 mm, यानी कि 60 kg के हिसाब से है, प्लस क्लियरेंस वगैरह सब कुछ मिला के, और अगर आप चाहेंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे अभी तो 52 kg की ही रेल लगानी, तो पॉसिबल है। क्यों, उसका फुटविड्थ कम है। भाई बड़ी जगह है कहीं, उसके अंदर छोटी चीज रखना है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन छोटी जगह में कोई बड़ी चीज आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये मॉडिफिकेशन किया, हमने कॉम्बिनेशन लाइनर बनाए। व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन लाइनर, तो सिंपल भाषा में दोस्तों ये है कि अगर आपका ये मान के चलें कि आपका 60 kg का स्लीपर है, ये समझो 60 kg के हिसाब से डिस्टेंस, मैं सिंपल ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, 60 kg के हिसाब से डिस्टेंस है अभी, लेकिन मेरी रेल जो है 52 kg की है, तो गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम जो लाइनर लगाते हैं ना, लाइनर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर जो लाइनर ना, हमको गेज फेज मैच करना है, यहाँ की एक जो लाइनर होगी ये अलग होगी, और दूसरी तरफ की जो लाइनर होगी ये इसके बीच थोड़ी ज्यादा होगी। सेंटर में नहीं रख सकते हम इसको, हम सेंटर में क्यों नहीं रख सकते, सेंटर में रखेंगे तो गेज गड़बड़ हो जाएगा ना, गेज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जरूरत के हिसाब से अंदर का जो है लाइनर अलग है, बाहर का लाइनर अलग है, ताकि गेज मेंटेन हो पाए। तो उसको वो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन लाइनर हम कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर लाइटर रेल सेक्शन को हेवियर रेल सेक्शन के स्लीपर में यूज करना हम यूज करते हैं। तो क्या कहा, ये आपने समझ लिया। अब आगे, द कॉम्बिनेशन लाइनर्स ऑल्सो अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज लाइटर रेल सेक्शन ऑफ द स्लीपर्स मीन फॉर हेवियर रेल सेक्शंस।
फिर बाद में अभी लाइनर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया है कि अभी 2 टाइप के आता है, उसके भी ड्राइंग नंबर आप देख लेंगे अभी, ठीक है। ग्लास फिल्ड नाइलॉन लाइनर, GFN लाइनर हम कहते हैं, ग्लास फिल्ड नाइलॉन लाइनर, ड्राइंग नंबर है IRS T44। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको, कहाँ यूज करते हैं GFN को, तो देखो यहाँ उन्होंने मेंशन किया नीचे, द GFN लाइनर्स आर जनरली यूज्ड इन ट्रैक सर्किटेड लोकेशंस। तो GFN लाइनर आप ट्रैक सर्किटेड लोकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जिसका ड्राइंग नंबर है IRS T44। ओके। दूसरे हमारा है मेटल लाइनर। मेटल लाइनर नॉन ट्रैक सर्किटेड एरिया में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है नहीं, जहां पे मकसद आपका एक ही होता है, प्रॉपर गेज और डिजायर्ड टो लोड। हाँ, मेटल लाइनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जहां पर दोस्तों आपका ये होते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, फिश प्लेट जहां आप लगाते हैं, वहां पर आमतौर पे जितनी जगह होती है ना, उससे कम जगह होती है, तो वहां पर आपकी कन्वेंशनल आपकी ERC नहीं लग पाती, कन्वेंशनल लाइनर नहीं लग पाता है, तो वहां पर ERC जे क्लिप इस्तेमाल करते हैं और कट लाइनर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कहाँ का कट लाइनर शैल बी यूज विद ERC जे क्लिप एट फिश प्लेटेड जॉइंट और ग्लूड जॉइंट, ठीक है। फिश प्लेटेड जॉइंट में या ग्लूड जॉइंट में आप कट लाइनर इस्तेमाल करेंगे ERC जे क्लिप के साथ में। फिर बाद में ये वापस से एनेक्स्चर में आपको एक बार दिखा दूं, फॉर द गाइडेंस ऑफ फील्ड ऑफिसर्स सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फिटिंग्स रेफर्ड इन दिस सेक्शन आर लिस्टेड इन एनेक्स्चर 2/4A, ठीक है। तो एनेक्स्चर 2/4 है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, इसके अंदर आपने फिश प्लेट, जॉगल फिश प्लेट, कॉम्बिनेशन फिश प्लेट देख लिया था। अभी स्लीपरों के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर्स, हाँ, अलग अलग मकसद से। फिर बाद में आपके रबर पैड की आपने बात की थी, GRSP नाइलॉन कॉर्ड रबर पैड, फ्लूट जैन, स्टील चैनल स्लीपर, तो हर चीज के बारे में यहाँ पर, ठीक है ना। ERC हमने पढ़ा, ERC डिफरेंट टाइप्स ऑफ ERC कितने टाइप के, अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू याद रख लेना आप लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ERC जे क्लिप, Mark 3 Mark 5 ना, इनका टो लोड वगैरह पूछा जाता है, टो लोड वगैरह पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जे क्लिप का कितना टो लोड है, Mark 3 का क्या है, Mark 5, खास करके इतनी चीज, ये तीन, एंटी थेफ्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा जब ERC की बात हो रही तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ERC जे क्लिप जैसे हमने बात किया कि जहां पर जगह ज्यादा नहीं है, जैसे आपने पट्टी बांधी है, आपकी रेल है, अब फिश प्लेटेड जॉइंट है आपका, तो वहां पर आपने पट्टी लगा दी, तो जहां पर आम तौर पे जितनी जगह थी, अब जगह कम हो गई, अब क्या हो गई, जगह कम हो गई, तो आपके पास उतनी जगह नहीं होती, तो आप जो साधारण आप जब ERC लगा रहे थे पहले, जब आप साधारण ERC लगा रहे थे, तो आप यहाँ तक मान के चलो लगा रहे थे, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो अब अपने पास इतनी जगह नहीं, तो मैं भी ERC कहाँ लगाऊंगा, मैं इतने में ही लगाऊंगा ना, तो वो हो गया ERC जे, जगह पे घूम जाती है, यानी आमतौर पर अगर ERC इस प्रकार दिखती होगी, तो ये जे क्लिप जो होती है ना, इसके पास क्लियरेंस कम होता है, कम जगह पे आ जाती है ERC जे क्लिप, ठीक है। इस वजह से ये बेंडिंग जगह पे ही होती है, इसका टो लोड भी कम है, देखिए, ओके। यहाँ 850 से 11 से इसका टो लोड 650 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में Mark 3 और Mark 5 ERC के बारे में बात करता हूँ। Mark 3 और Mark 5 ERC क्या है ये, भाई ये तो साधारण ERC ही है, साधारण जे क्लिप की जो बात करें तो वैसा नहीं, साधारण ERC है। Mark 3 ERC का टो लोड जो होता है, वो 850 से 1100 kg का होता है, ठीक है नहीं। लेकिन Mark 5 का जो है टो लोड जो होता है ज्यादा होता है, ये 1200 से 1500, जहां पर बहुत ज्यादा क्रीप आने के चांसेस होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा क्रीप आने के चांसेस होते हैं दोस्तों, वहां पर हम लोग Mark 5 ERC इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट वगैरह है या ऐसे क्रीप प्रोन एरिया, हम लोग Mark 5 ERC इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए मॉडिफिकेशन क्या है, जो आपने पढ़ा सिलिकॉन मैग्नीज स्प्रिंग स्टील से ERC बनती है आपकी, करेक्ट। तो यहाँ पर करते ये हैं दोस्तों, करते ये हैं कि ये देखिए ERC जे और Mark 3, इनका डायमीटर कितना था, 20.64 था, यहाँ पर डायमीटर आपका ज्यादा हो जाता है। अभी अभी यहाँ पर 2 डायमीटर लिखा, अब ये कंफ्यूज होंगे आप, अरे ये ऐसा कैसा 2 डायमीटर कैसे एक ही में होगा, तो देखिए इंसर्ट जो आपकी होती है ना, इंसर्ट का इनर डायमीटर वो तो फिक्स होगा, वो तो बना आपकी कन्वेंशनल स्लीपर के हिसाब से, तो 20.64 डायमीटर की आपकी ERC डालने के हिसाब से बनी है। तो Mark 5 ERC में जो वो पार्ट ERC का जो इंसर्ट के अंदर जाने वाला, उसका डायमीटर सेम रहता है, लेकिन जो अपर बॉडी होती है उसका डायमीटर बढ़ा दिया जाता है, समझ रहे मेरी बात। देखिए मैं बना के बताता हूँ एक बार,
ये जो पोर्शन होगा जो अंदर जाता है इसका डायमीटर थोड़ा सा, मैं देखिए ये पोर्शन पतला है, इसको थोड़ा बाकी को मोटा कर देता हूँ मैं, सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी जो पार्ट आपका इंसर्ट के अंदर जाने वाला, अभी इंसर्ट के अंदर ये जाएगा ना, ये पार्ट इतना जाता है ना, तो ये पार्ट का डायमीटर 20.64 है, बाकी का डायमीटर बढ़ा दिया है। इससे क्या होता है कि टो लोड ज्यादा आपको मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। और फिर बाद में एंटी थेफ्ट आप समझ रहे हैं, एंटी थेफ्ट में क्या होता है, लेग थोड़ा ज्यादा रहता है ये वाले का, वहां पे क्लिप एक टाइप की लगा दी जाती है, ताकि जो है सैबोटेज वगैरह के चांसेस या चोरी के चांसेस ना हो, कोई निकाल ना पाए। ये जो टूल ईआरसी को निकालने का रहेगा, एंटी थेफ्ट ईआरसी, हमारे रेलवे स्टाफ के पास ही होगा। इसी तरीके से ड्राइंग नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रबर पैड वगैरह की भी है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पोजिट रबर पैड जिसके बारे में हमने बात किया था, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है नहीं। कॉमनली यूज लाइनर्स वगैरह देखे ना, कन्वर्जन लाइनर में कलर वगैरह भी है। लेकिन अभी मॉडर्न हमारे पास जो है 136 आर के स्लीपर्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए भी अलग अलग लाइनर्स वगैरह आ गए हैं। फिर ये एसईजे के बारे में, तो इस प्रकार से ये सब चीजें हैं। ओके, देखिए दोस्तों, पैरा 210 ए, पैरा 210 ए मॉडर्न फास्टनिंग्स, क्या कहा, अभी भारतीय रेलवे में धीरे धीरे अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 15 भी अगर आप आईआरपीडब्ल्यूएम का देखेंगे तो इमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजीज करके नाम है। यानी कि अभी जो कन्वेंशनल भारतीय रेलवे में जो चल रहा है, ट्रैक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके दूसरे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम लोग ईआरसी यूज कर रहे हैं, इलास्टिक रेल यानी कि इलास्टिक फास्टनिंग यूज कर रहे हैं। अब न्यू फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रोबेबली कुछ सालों में approved modern fastings can be used in place of ERC based fastings in phased manner। नैबला फास्टिंग्स है, वॉस्लो क्लिप्स हैं, और भी कई टाइप की फास्टिंग्स वगैरह है मार्केट में, जो इंटरनेशनल रेलवेज में, अलग अलग वर्ल्ड रेलवेज में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि मॉडर्न फास्टिंग्स को भी आप ईआरसी बेस्ड फास्टिंग की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर चीज की अपनी कैपेसिटी होती है, और उसके बाद में उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हो सकता है कि मे बी वी आर रीचिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ ईआरसी, अप टू एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद में हो सकता है ये नहीं उतनी कारगर होती है। So we need to go for some other type of fasting, तो वो हम लोग जाएंगे। यही का approved modern fastings can be used in place of ERC based fastings in phase manner। These fastings are capable of being supplied factory fitted on sleepers from the concrete sleeper plants for laying in the field। देखिए ये चीज जरा नई है। देखिए ये इसके अंदर सबसे खास बात ये है, ये जो मॉडर्न फास्टिंग्स की हम जो बात कर रहे हैं, ये कैसा है, दे आर केपेबल ऑफ बीइंग सप्लाइड फैक्ट्री फिटेड। These fastings are capable of being supplied factory fitted on sleepers from the concrete sleeper plants for laying in the field। यानी कि अभी कैसा है, स्लीपर अलग आती, फास्टिंग्स अलग आती, लेकिन ये जो फास्टिंग्स होगी फैक्ट्री फिटेड आएगी, यानी फील्ड पे जब आएगी फास्टिंग्स के साथ आएगी। यानी फील्ड में लाना है आपको, रेल लाके लगाना है, फैक्ट्री फिटेड फास्टिंग्स आएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या कहा, इसके लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंप्लायंस है, द मॉडर्न फास्टिंग्स, the modern fasting shall comply with the requirements of category C fasting system as per EN 13481, EN 13481 2002, EN 13481 2000। यानी ये यूरोपियन कोड्स वगैरह आई गेस मुझे लग रहा है, ठीक है ना, यूरोपियन कोड्स के हिसाब से कैटेगरी सी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो खैर ये अभी भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक अभी कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है कुछ जगह ट्रायल बेसिस पे किया होगा, लेकिन ऐसा कन्वेंशनली ट्रैक पर नहीं है। लेकिन क्योंकि मैनुअल में इसके बारे में बात हुई है, तो फ्यूचर में ये चीज आने वाली है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो पार्ट बी भी हम लोगों ने अभी क्या है, कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 2 का।